अध्याय 326 नन्हे बन के साथ डेट। यान रूई पहले तो हिचकिचाई, लेकिन अंत में लिटिल ट्रेजर की खातिर वह मान गई। टिंगजियाओ को मत बताना, वरना वह फिर से गुस्सा हो जाएगा। मुझे लगता है कि वह उस औरत के जादू का शिकार हो गया है। जब तक हम उम्मीदवारों का चयन नहीं कर लेते, तब तक इंतजार करो। हम उसे तुरंत ब्लाइंड डेट पर जाने देंगे। मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी प्रतिभाशाली लड़कियों के बीच कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। कंपनी से निकलने के बाद निंगशी सीधे अपने घर गई। जब वह बिस्तर पर लेटी मनोरंजन की खबरें देख रही थी, तभी उसे एक अनजान कॉल आया। उसने संदेह से उसे उठाया। हेलो। फोन के दूसरी तरफ से एक तनावग्रस्त पुरुष की आवाज सुनाई दी। हेलो, कैसी हो? क्या यह मिस निंगशी हैं? हाँ, और आप? निंगशी ने पूछा। मैं मिस्टर लू का बटलर जिंग वू हूँ। आज मास्टर और मैडम काम से बाहर गए हैं, छोटे मास्टर घर पर अकेले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मिस निंगशी यहाँ आने के लिए फ्री होंगी। निंगशी तुरंत उठ बैठी और बोली, हाँ, मैं फ्री हूँ, मैं अभी वहाँ पहुँचूंगी। फोन रखने के बाद निंगशी ने जल्दी से अपनी अलमारी खंगाली और लगभग सारे कपड़े बाहर फेंक दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कपड़े पहने। जिस तरह से उसने अभिनय किया वह प्रेमी से मिलने जाने से भी अधिक अतिरंजित था। अफसोस, उसने फिर भी वही आउटफिट स्टाइल चुना जो उसे और लिटिल ट्रेजर को पसंद था। एक फैशनेबल जिसमें सही विंटेज टच था। हालांकि डिजाइनर कोई मशहूर नहीं था, फिर भी निंगशी उसकी एक वफादार प्रशंसक बनी रही। वह आमतौर पर ऐसे ही कपड़े पहनती थी, महंगे और आलीशान कपड़े नहीं। जब तक कि कोई खास मौके के लिए न हो, ब्रांड चाहे जो भी हो, वह वही पहनती थी जो उसे पसंद होता था। जब वह पुराने घर पहुंची तो एक लगभग 30 वर्षीय बटलर उसे मुख्य घर में ले गया। जैसे ही निंगशी अंदर गई, एक छोटा सा बवंडर उसकी ओर तेजी से बढ़ा और सीधे उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। बेबी। निंगशी तुरंत उस नन्हे बन को गले लगाने के लिए झुकी। वह हमेशा की तरह उसे चूमना चाहती थी, लेकिन आसपास और भी लोग थे, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। जब उसे आंटी जियाओशी का चुंबन नहीं मिला तो छोटा बन तुरंत निराश होकर नीचे देखने लगा। आंटी जियाओशी ने इस बार उसे चूमा नहीं। क्या इसलिए कि उसने अच्छा नहीं किया था? क्या इसलिए कि अब वह उन्हें पसंद नहीं था? क्या इसलिए कि अब दूसरे बच्चे थे जिन्हें वह पसंद करती थी? मिस निंगशी, मैं पहले आगे बढ़ूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मेरे लिए घंटी बजाएं। निंगशी ने सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद, बटलर जिंग वू ने झुककर प्रणाम किया और फिर चला गया। जिंग वू के जाने के बाद निंगशी ने उस छोटे बच्चे की नाखुशी को तुरंत भांप लिया। वह हंसी और छोटे बच्चे की नाक पर हाथ फेरा, फिर उसके दोनों गालों पर चूमा। मेरे प्यारे लिटिल ट्रेजर, आंटी तुम्हें बहुत याद करती हैं। नन्हा बन तुरंत खिल उठा, उसके होंठ सिकुड़ गए और चेहरा हल्का लाल हो गया, मानो उसके चेहरे पर कोई फूल खिल गया हो। आंटी शियाओशी अब भी मुझे पसंद करती थीं। छोटे बन ने कुछ देर सोचा, फिर गंभीरता से निंगकसी को एक बहुत ही संपूर्ण उत्तर लिखना शुरू कर दिया। छोटे खजाने को भी आंटी जियाओकसी की याद आती है। निंगशी भावुक हो गई। फिर उसने देखा कि लिटिल ट्रेजर ने जल्दी से एक और वाक्य जोड़ दिया, पिता भी। निंगशी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लिटिल ट्रेजर ऐसा लिखेगा। वह दंग रह गई और उसके गाल गर्म हो गए। लिटिल ट्रेजर ने असल में ये खुद लिखा था। कुछ अजीब चल रहा था। इससे पहले लिटिल ट्रेजर जब भी उससे बात करता था तो वह कभी दूसरों का जिक्र नहीं करता था। अच्छा बेटा। निंगशी को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने छोटे बन के सिर को छुआ और उसे सोफे पर बिठा दिया। उसी समय आंगन के निगरानी कक्ष में लू चोंगशान और यान रूई ने निगरानी फुटेज को पूरे ध्यान से देखा। अध्याय 327 बातचीत का अनोखा तरीका। उसी समय आंगन के निगरानी कक्ष में लू चोंगशान और यान रूई ने निगरानी फुटेज को पूरे ध्यान से देखा। यान रूई की शुरुआती तनाव भरी अभिव्यक्ति निंगशी और लिटिल ट्रेजर की दिल को छू लेने वाली बातचीत और लिटिल ट्रेजर द्वारा लिखे गए 2 वाक्यों को देखकर नर्म पड़ गई। वह बेबस होकर हंसी। टिंगजियाओ ने उसे ये जरूर सिखाया होगा। लू चोंगशान ने उपहास किया और कुछ नहीं कहा। वह मॉनिटर को गौर से देखता रहा। वह सिर्फ उसे देखना नहीं चाहता था, बल्कि सबसे जरूरी बात ये जानना चाहता था कि यह औरत लिटिल ट्रेजर को इतना आज्ञाकारी क्यों बना पाती है। अभी तक लू चोंगशान को निराश होना ही था, क्योंकि सच्चाई ये थी कि निंगशी और लिटिल ट्रेजर की बातचीत का तरीका अंततः सरल था। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों ने अपना अपना काम किया। लिटिल ट्रेजर एक ऐसा बच्चा था जो एकजुटता में बहुत अच्छा था। उसे बस निंगशी की जरूरत थी जो उसके लिए काफी था। हमेशा की तरह नन्हा बन अपनी सुडोकू पहेलियां सुझाने में मग्न था, जबकि निंगशी सोफे पर लेटी मनोरंजन की खबरें देख रही थी। किसी बिल्ली को सहलाने की तरह उसकी हथेली नन्हे बन के सिर पर हल्के से थपथपा रही थी। कभी कभी जब वह पढ़ने में इतनी व्यस्त हो जाती कि उसे थपथपाना भूल जाती, तो नन्हा बन ऊपर देखता, मानो थपथपाने के लिए कह रहा हो। फिर निंगशी को एहसास होता और वह तुरंत जोर से थपथपाकर उसकी भरपाई कर देती। लू चोंगशान और यान रूई निगरानी मॉनिटर के सामने बैठे और काफी देर तक देखते रहे। फिर भी वे कोई विशेष तरकीब नहीं समझ पाए। दोनों ही बस अपने अपने काम का आनंद ले रहे थे। उनके बीच कोई बातचीत नहीं थी। तथापि दोनों के बीच की हार्दिक और अंतरंग बातचीत को मॉनिटर के माध्यम से भी महसूस किया जा सकता था। यान रूई ने कहा, भले ही इस लड़की ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि जब तक वह लिटिल ट्रेजर के पास है, उसमें एक प्रकार की चिंगारी है और वह किसी भी सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करता है। लू चोंगशान अंधा नहीं था और वह भी ये देख सकता था, लेकिन वह ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसने जवाब दिया, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो?
देखते रहो, मुझे नहीं लगता कि वह कोई खामी नहीं दिखाएगी। लिटिल ट्रेजर उसे इसलिए इतना पसंद करता था क्योंकि वह उसे बिना किसी सीमा के बर्दाश्त करती थी। वह उसे उसकी मर्जी से खुश करती थी। वह उसे शहद में लिपटे जहर की तरह लिटिल ट्रेजर को बिगाड़ते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। बाद में मैं टिंगजियाओ को खुद दिखाऊंगा ताकि उसे पता चल जाए कि उसने कैसी औरत चुनी है। उसने सोचा। निंगशी ने कुछ देर तक समाचार पढ़ा, फिर उसने अपना फोन नीचे रख दिया, अपनी थोड़ी हथेली पर टिका ली और छोटे बन को घूरने लगी। उसके फोन की तुलना में वह छोटा बच्चा निश्चित रूप से ज्यादा मनोरंजक था। जब छोटे बच्चे को आंटी शियाओ शी की नजरें उस पर महसूस हुईं, तो उसने संदेह से ऊपर देखा और उनकी ओर देखा। निंगशी के दिमाग में एक विचार को आधा। बेटी, चलो अब ये खेल नहीं खेलते, आओ मैं तुम्हें कुछ मजेदार सिखाती हूँ। छोटे बन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और निंगशी को उसे आंगन में ले जाने दिया। निगरानी मॉनिटर के सामने लू चोंगशान और यान रुई ने जब देखा कि निंगशी आखिरकार कुछ अलग कर रही है, तो वे बेचैनी से सीधे खड़े हो गए। वे देखना चाहते थे कि वह क्या कर रही है। लू चोंगशान का चेहरा काला पड़ गया। रुको, वह बहुत जल्द अपना असली रंग दिखाने वाली है। यान रुई ने सिर हिलाया और निगरानी को बारीकी से देखा। निंगशी लिटिल ट्रेजर को आंगन के खाली मैदान में ले गई और फिर संतुष्ट स्वर में बोली, चलो यहीं करते हैं। फिर निंगशी ने झुककर उस नन्हे बन से धीरे से कहा, बेबी, तुम आमतौर पर बहुत शांत रहते हो और बहुत कम व्यायाम करते हो। ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बेशक बहुत ज्यादा व्यायाम भी बुरा है और तुम्हारे नन्हे से शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। तो आंटी अब तुम्हें 5 जानवरों का खेल चीगोंग सिखाएंगी। अगर तुम लंबे समय तक इसे जारी रखोगी तो तुम्हारा शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। सीखना चाहते हो? अध्याय 328। क्या उसने अच्छा सिखाया? हालांकि लिटिल ट्रेजर को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उसे पूरी तरह समझ पाया है, फिर भी उसने बिना किसी संदेह के सिर हिला दिया। निंगशी ने गला साफ किया और समझाना शुरू किया। 5 जानवरों का खेल चीगोंग 5 अलग अलग खेलों में बटा है। भालू, बाघ, हिरण, बंदर और पक्षी। इनमें से हर एक का अपना एक अलग प्रभाव होता है और हम एक एक करके सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले भालू का खेल है। इन क्रियाओं का आपके प्लीहा और पेट पर प्रभाव पड़ता है। नियंत्रण कक्ष से ये देखकर लू चोंगशान आश्चर्यचकित हुए। ये छोटी लड़की, वह 5 पशु खेल चीगोंग भी जानती है। 5 जानवरों का खेल चीगोंग। क्या यही वह एरोबिक्स नहीं है जो आप लिटिल ट्रेजर को सिखाने की कोशिश कर रहे थे? यान रुई ने पूछा। लू चोंगशान ने दुखी होकर सिर हिलाया। भले ही वह छोटी बच्ची सचमुच ये करना जानती हो, लेकिन उसे इसमें कुछ भी समझ नहीं आया होगा। उसे लिटिल ट्रेजर को गलत चीज नहीं सिखानी चाहिए। ये 5 जानवरों वाला चीगोंग खेल महान चिकित्सक हुआ तो द्वारा सिखाया गया था और यह अभ्यास करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसके प्रभाव के लिए गति सही होनी चाहिए। मैं लिटिल ट्रेजर को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लिटिल ट्रेजर ने उनसे बातचीत तक नहीं की। उनसे कुछ सीखना तो दूर की बात थी। यान रुई भी थोड़ी चिंतित हो गई और उसने अपनी चिंता व्यक्त की। चलो किसी को उन्हें रोकने के लिए बुलाते हैं। अगर हम उसे कुछ अधूरा सिखाने देंगे तो ये बुरा होगा। लू चोंगशान ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जिंगवू को अभी बुलाता हूँ। उसने वॉकी टॉकी पकड़ी और बात करने वाला बटन दबाया। अरे जिंगवू, मास्टर मैं यहाँ हूँ, आपका क्या आदेश है? आगे बढ़ो। लू चोंगशान आधे रास्ते में रुक गया। जब उसने मॉनिटर स्क्रीन पर देखा तो वह चौंक गया। मास्टर। लू चोंगशान अभी भी स्क्रीन को घूर रहा था। तभी उसने उससे कहा, कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। उसने वॉकी टॉकी बंद कर दिया। क्या हुआ? यान रुई ने बिना समझे पूछा। लू चोंगशान ने धीरे से खांसते हुए एक अस्वाभाविक अभिव्यक्ति के साथ कहा, उसे सिखाने दो। अब चौंकने की बारी यान रुई की थी और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आपका मतलब है कि वह इसे अच्छी तरह से पढ़ा रही है? लू चोंगशान ने स्क्रीन पर लड़की को देखा और अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया, ये ठीक था। यान रुई ने अपने पति को घूरा। ठीक है, ठीक था या बढ़िया? वह जानती थी कि उसके पति का व्यक्तित्व भले ही थोड़ा सा भी दोषपूर्ण हो, वह कभी भी लड़की को लिटिल ट्रेजर को पढ़ाने नहीं देगा। उनकी देखरेख में निंगशी ने चालों को तोड़ा और लिटिल ट्रेजर को विस्तार से सिखाया। क्या अब आप जानते हैं कि यह कैसे करना है? लिटिल ट्रेजर ने सिर हिलाया। अच्छा, तो फिर हम इसे शुरू से ही करेंगे। लिटिल ट्रेजर ने उसके निर्देशों का पालन किया और सभी क्रियाएं सहजता से की। चूंकि वह अभी छोटा था, इसलिए जानवरों वाली क्रियाएं करते हुए वह बहुत प्यारा लग रहा था। निंगशी ने खुशी से ताली बजाई। छोटे खजाना, तुम कमाल हो। तुम बहुत तेजी से सीखते हो सके तो आज से रोजाना एक बार इसका अभ्यास करो, ठीक है? जब लिटिल ट्रेजर की प्रशंसा की गई तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से सिर हिलाया। बेबी सबसे अच्छा है। यान रुई ने अपने पति की ओर देखा। आप क्या सोचते हैं? लू चोंगशान गहरे विचार में डूबा हुआ था। उसका चेहरा उदास था। यह मत भूलो कि वह एक अभिनेत्री है, इसलिए वह हमें आसानी से बेवकूफ बना सकती है। उसने शायद यह अनुमान लगाया होगा कि हम उस पर गुप्त रूप से नजर रखेंगे। हो सकता है उसने ये सब पहले से ही तैयार कर रखा हो। यान रुई ने सिर हिलाया। तो फिर थोड़ी देर और देखते हैं। समय उड़ गया और शाम हो गई। निंगशी लिटिल ट्रेजर का हाथ थामे झूले पर बैठी और साथ में सूर्यास्त का नजारा देखा। निंगशी के मन में एक बात बहुत दिनों से चल रही थी। यहाँ आने पर भी वह इसी बारे में सोच रही थी। ये देखकर कि उसे जल्द ही जाना है, वह खुद को रोक नहीं पाई और लिटिल ट्रेजर से बोली, लिटिल ट्रेजर, आंटी को तुमसे कुछ बात करनी है। अध्याय 329। जब तक आप चाहें। पूरी दोपहर निगरानी करने के बाद लू चोंगशान को नींद आने लगी, लेकिन निंगकसी के शब्दों ने उसे तुरंत जगा दिया। अंततः वह क्षण आ ही गया।
सत्य का क्षण। तुम्हें क्या लगता है कि वह लिटिल ट्रेजर के साथ क्या चर्चा करना चाहती है? लू चोंगशान ने अपनी पत्नी से पूछा। यान रुई ने सोचा, वह पहले से ही जानती है कि लिटिल ट्रेजर हमारे लिए कितना मायने रखता है और जानती है कि हम लिटिल ट्रेजर की बात कैसे मानेंगे। हो सकता है कि वह लिटिल ट्रेजर का दिमाग बदलने की कोशिश कर रही हो ताकि वह हमारे सामने उसके बारे में कुछ अच्छा कहे। लू चोंगशान के चेहरे पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। बस इतना ही नहीं होगा, मुझे डर है कि वह लिटिल ट्रेजर को भी हम पर गुस्सा करने पर मजबूर कर देगी ताकि हम उसकी शादी हमारे लू परिवार में करवा दें। यान रुई चिंतित हो गई क्योंकि वह अधिक से अधिक संभावित नकारात्मक परिणामों के बारे में सोच रही थी। ये बहुत ज्यादा है। कोई इस तरह से एक बच्चे का उपयोग कैसे कर सकता है? लू चोंगशान के चेहरे पर गंभीर भाव थे। अब तुम्हें पता है कि अगर हम किसी बुरी नीयत वाली औरत को लू परिवार में आने दें तो इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देना एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि अंदरूनी गड़बड़ हमारे लिए बाहरी तौर पर भी परेशानी का सबब बन सकती है। इसके नकारात्मक परिणाम बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें सहना मुश्किल है। यान रुई ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो। टिंगजियाओ बहुत मेहनत कर रहा है और अगर घर में अराजकता फैल गई तो उसका ध्यान जरूर भटकेगा। आंगन में सूर्यास्त के समय लिटिल ट्रेजर ने अपना सिर झुकाकर आंटी जियाओशी को देखा। निंगशी ने अपने शब्दों पर ध्यान से सोचा, लिटिल बन को गंभीरता से देखा और धीमे स्वर में बोली, लिटिल ट्रेजर, मुझे पता है कि तुम्हें आंटी जियाओशी पसंद हैं। आंटी जियाओशी भी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। तुमने मुझे पहले बताया था कि किसी से प्यार करने के लिए उसे आजाद करना जरूरी है और अब आंटी जियाओशी तुम्हें बताना चाहती हैं कि कोई एक इंसान तुम्हारी पूरी दुनिया को संभाल नहीं सकता। इस दुनिया में तुम्हारे लिए खोजने के लिए और भी बहुत सी अद्भुत चीजें हैं जिन्हें तुम अनुभव करोगी और प्यार करोगी। आंटी जियाओशी तुम्हें बहुत 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 पसंद करती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम आजादी और खुशी से बड़ी हो सकोगी। इस भाग में निंगशी अंततः अपने मुख्य मुद्दे पर पहुंची। तो आंटी जियाओशी को उम्मीद है कि आप मुझसे एक बात का वादा कर सकती हैं। दोनों बूढ़े मॉनिटर स्क्रीन को गौर से देख रहे थे। निंग कसी ने लिटिल ट्रेजर को देखा और कहा, लिटिल ट्रेजर, आंटी शियाओ कसी से वादा करो कि तुम स्कूल जाओगी, ठीक है? लू चोंगशान और यान रुई एक दूसरे को अवाक होकर देखते रहे। फिर वे और भी ज्यादा ध्यान से स्क्रीन की ओर मुड़े। लिटिल ट्रेजर का जवाब क्या होगा? ये पहली बार था जब लिटिल ट्रेजर ने निंगशी के अनुरोध पर तुरंत सिर हिलाया नहीं। निंगशी इस समय बहुत घबराई हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि लिटिल ट्रेजर उसका वादा मानेगा। 10 सेकंड बीत गए, 30 सेकंड बीत गए, 1 मिनट। निंगशी उसे जल्दबाजी में नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप इंतजार करती रही और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे पता नहीं था कि वहाँ 2 और लोग थे जो उससे भी ज्यादा बेचैन थे। अंततः निंगशी अब और इंतजार नहीं कर सकी। उसने अपने हाथ जोड़े और विनती की, छोटे खजाने वाले बच्चे, कृपया। लिटिल ट्रेजर ने असहाय होकर आह भरी। फिर उसने अपने बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। निंगशी और नियंत्रण कक्ष में मौजूद 2 बुजुर्ग उसे घबराहट से देखने लगे। थोड़ी देर बाद लिटिल ट्रेजर ने अपना बोर्ड दिखाया। लिटिल ट्रेजर स्कूल नहीं जाना चाहता। निंगशी की आंखों की चमक चली गई और वह निराश दिख रही थी। उसके प्रयास अभी भी काम नहीं आए, लेकिन जल्द ही लिटिल ट्रेजर ने फिर से लिखना शुरू कर दिया और दूसरी बार जब उसने अपना बोर्ड ऊपर उठाया तो उस पर लिखा था, लेकिन अगर आंटी जियाओशी को पसंद आए तो लिटिल ट्रेजर वादा करता है। निंगशी ने शब्दों को गौर से देखा। छोटे खजाने, तुमने वादा किया था, तुमने सचमुच वादा किया था, और उसके वादे ने उसे बहुत बहुत प्रभावित किया। वह सचमुच शैतान की संतान था, इसमें कोई संदेह नहीं। अध्याय 330, गुरु वापस आ गया है। लू चोंगशान और यान रुई मॉनिटर स्क्रीन के सामने हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस पल अपनी भावनाओं को कैसे बयां करें। छोटे खजाने का वादा किया। लिटिल ट्रेजर ने वास्तव में स्कूल जाने का वादा किया था। इसका मतलब था कि लिटिल ट्रेजर ने एक सामान्य बच्चा बनने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया था। यान रुई बहुत उत्साहित थी। चोंगशान, क्या तुमने वह देखा? लिटिल ट्रेजर ने स्कूल जाने का वादा किया है। ये बहुत अच्छा है। यह अविश्वसनीय है। हाँ, हमारे बच्चे ने स्कूल जाने का वादा किया है। लू चोंगशान ने फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। भले ही हमने उसे इतने लंबे समय तक समझाने की कोशिश की, हर संभव तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बदलने के लिए उसे बस कुछ शब्द कहने की जरूरत थी। यान रुई ने भी आह भरी। मैं सोचता था कि जिंगली अतिशयोक्ति कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि लिटिल ट्रेजर वास्तव में उसकी बात सुनता है। शुरुआती उत्साह के बाद चिंता की लहरें उठने लगीं। लगता है यह औरत दिखने में जितनी सीधी सादी है उतनी है नहीं। वह अपने आप को संभाल लेती है और मैंने उसे कम आंका था। क्या तुम्हें एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी किया वह सब लिटिल ट्रेजर के भले के लिए था? लेकिन ऊपरी तौर पर यान रुई उसके साथ चली गई। मुझे भी पहले समझ नहीं आया था, अब मुझे समझ आ गया है कि जिंगली और लिटिल ट्रेजर उसे इतना पसंद क्यों करते हैं। यहाँ तक कि टिंगजियाओ भी उससे मोहित है। लू चोंगशान ने अपना सिर हिलाया। खैर, टिंगजियाओ बहुत छोटी है। अचानक वॉकी टॉकी से एक घबराई हुई आवाज आई। मास्टर लू, बड़े मास्टर वापस आ गए हैं। लू चोंगशान ने भौहें चढ़ाईं। अगर वह वापस आ गया है तो ठीक है। तुम किस बात से घबरा रही हो? जैसे ही लू चोंगशान ने मॉनिटर स्क्रीन को ऊपर लाकर ये देखने की कोशिश की कि लू टिंगजियाओ कहाँ है, स्क्रीन काली हो गई। वह छोटा बदमाश
लू चोंगशान गुस्से से चिल्लाया। मुझे पता था कि हम उससे यह बात नहीं छिपा सकते। पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में निंगशी बहुत खुश थी कि लिटिल ट्रेजर ने स्कूल जाने का वादा किया था। ये बहुत बुरा था कि इस समय उसकी खुशी साझा करने वाला कोई नहीं था। अचानक उसने एक परिचित छाया को आते देखा। लू टिंगजियाओ। निंगशी की पहली प्रतिक्रिया उसके पास दौड़कर जाने की थी, लेकिन उत्तेजना में वह लगभग उससे टकरा ही गई। उसने उसे मजबूती से थामे रखा और निंगशी खुशी से बोली, लू टिंगजियाओ, लिटिल ट्रेजर ने स्कूल जाने का वादा किया था। हम। लड़की का उत्साहित चमकदार लाल चेहरा देखकर लू टिंगजियाओ ने उसे स्नेह भरी नजरों से देखा, उसके बालों को सहलाया और कहा, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। उस आदमी के स्पर्श ने उसकी अति प्रसन्नता को तोड़ दिया और वह सीधी खड़ी हो गई और पीछे हट गई और अजीब तरह से बोली, मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया, मैंने बस उससे बात की। बकवास। ये क्या था? वो अचानक लू टिंगजियाओ की तरफ ऐसे क्यों दौड़ी जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले की तरफ उड़ रही हो। वो अपने जैसा व्यवहार नहीं कर रही थी। खैर, अब तुम वापस आ गए हो तो मुझे पहले निकलना चाहिए। जैसे ही वह फिर से भागने के लिए तैयार हुई, उसे अचानक कुछ याद आया। वह नीचे बैठी और छोटे बन से बोली, छोटे खजाने वाले बच्चे, क्या तुम मुझे अपने पिता से अकेले में बात करने दोगे? लिटिल ट्रेजर ने आंटी शियाओ शी और अपने पिता की ओर देखा और रहस्य से बाहर रह जाने के कारण थोड़ा दुखी महसूस किया, लेकिन अंत में वह सहमत हो गया और सिर हिला दिया। निंगशी ने लिटिल ट्रेजर को अलविदा कहने के बाद मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, सीओ लू, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। अध्याय 331। क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? हम। क्या है? लू टिंगजियाओ की गर्म आंखों ने उस पल निंगशी के अशांत मूड को शांत कर दिया। जब निंगशी ने खुद को संभाला तो उसने सोच समझकर अपने शब्द चुने और फिर कहा, आजकल तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जब तुम कहीं घूमो तो अपने साथ ज्यादा सुरक्षाकर्मी रखो या ऐसा ही कुछ। 1 दर्जन भी ज्यादा नहीं है। पिछले दिनों अचानक बंगले के बाहर किसी का फोन आया तो उसे बेचैनी होने लगी। वह जानती थी कि लू टिंगजियाओ क्या कर सकता है। वह आदमी उसे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह चिंतित थी। वह तो यहाँ तक चाहती थी कि अगर वह खुद उसकी बॉडीगार्ड बनकर 24 घंटे उसकी सुरक्षा कर सके। लू टिंगजियाओ ने ये खबर सुनकर आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में एक ठंडापन झलक रहा था। वह धीरे धीरे निंगशी की ओर चल पड़ा। निंगशी अवचेतन रूप से पीछे हट गई, जब तक कि उसने महसूस नहीं किया कि उसकी पीठ बेलों से भरी दीवार से दब गई है। लू टिंगजियाओ ने एक हाथ से अपने पीछे की दीवार पर टेक लगाई और अचानक पूछा, ये दीवार का धमाका है ना? निंगशी जो फंस गई थी, उसने पलकें झपकाईं और कहा, ओह या, सच में यह एकदम सही वर्णन था। लेकिन विषय इतना अजीब मोड़ क्यों ले आया? पिछली बार मैंने तुम्हें कहते सुना था कि तुम्हें ये पसंद है, इसलिए मैंने इसे करना सीख लिया, लू टिंगजियाओ ने कहा। निंगशी अजीब तरह से हंसी। वह सच में शैतान से कहना चाहती थी, तुम्हें सीखने की कोई जरूरत नहीं है। सच में। दरअसल उसने कब कहा था कि उसे ये पसंद है? उसने तो कहा था कि लड़कियां दीवार से सटाकर खड़ी होने की इस चाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। शुरुआत में उसे थोड़ी चिंता हुई कि लू टिंगजियाओ उसकी सुरक्षा को लेकर उसकी चिंता से नाखुश हो जाएगा। ऐसा लग सकता था कि वह उसकी क्षमताओं पर सवाल उठा रही थी और उसे डर था कि कहीं वह उसे भी परेशानी में न डाल दे। अफसोस, लू टिंगजियाओ ने अपनी इश्कबाजी वाली मुद्रा बनाए रखी और आगे झुककर धीरे से पूछा, निंगशी, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? निंगशी थोड़ा हक्की बक्की रह गई। अरे हाँ, आखिरकार तुम मेरे बॉस हो। क्या ऐसा है? मैं बहुत खुश हूँ। लू टिंगजियाओ की आंखें संतुष्टि से भर आईं और फिर उसने कहा, तो मैं तुम्हें रोज एक संदेश भेजकर बताऊंगा कि मैं सुरक्षित हूँ, ठीक है? हम। ये तो अच्छी बात है कि तुम सुरक्षित हो, निंगशी ने कहा, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ अजीब है। हालांकि वह तुरंत यह नहीं बता सकी कि वह अजीब क्या था। लू टिंगजियाओ ने आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया, फिर सीधा खड़ा हुआ और अपनी शिकारी मुद्रा से मुक्त हुआ। मैं तुम्हें रात के खाने के लिए रुकना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ ज्यादा आराम नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूँगा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। उस स्थिति में मैं अभी कदम उठाऊंगा। अलविदा। जब वह अंततः घर पहुंची, तब निंगशी को एहसास हुआ कि पिछली मुलाकात में क्या अजीब था। जैसे ही वह घर पहुंची, लू टिंगजियाओ ने संदेश भेजा, क्या तुम घर आ गई हो? मैं लिटिल ट्रेजर के साथ डिनर कर रहा हूँ और सब ठीक है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। वह तो बस उसे ज्यादा सावधान रहने की याद दिला रही थी। ऐसा नहीं था कि वह उसका पति हो जो रोज अपनी पत्नी को रिपोर्ट करता हो। वह वास्तव में इस शैतान को कष्ट देने जा रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कहे कि उसे अब लड़कियों से फ्लर्ट करना नहीं आता। वह उसे अब लड़कियों को पटाना नहीं सिखाएगी। फिर भी ये यहीं समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद लू टिंगजियाओ का एक और संदेश आया, मैं अगले कुछ दिनों में लिटिल ट्रेजर को पंजीकरण के लिए ले जाऊंगा। ये लिटिल ट्रेजर का स्कूल में पहला समय है। मुझे आशा है कि आप तब आ सकते हैं। निंगशी अवाक रह गई। ऐसे अनुरोध के साथ वह उसे किसी भी कीमत पर अस्वीकार नहीं कर सकती थी। ठीक है। जैसे ही उसने ये भेजा, निंगशी तकिए पर गिर पड़ी। मृतवह स्पष्ट रूप से अपने लिए गड्ढा खोद रही थी। हालांकि जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे यह अजीब लगता। क्या ही संयोग था कि आज उसकी छुट्टी थी, तभी उसे लिटिल ट्रेजर के साथ पुराने घर में बुलाया गया और संयोग से वह लिटिल ट्रेजर को स्कूल जाने की सलाह दे पाए। फिर शैतान ने उसे लिटिल ट्रेजर को स्कूल भेजने में उसके साथ जाने का सुझाव दिया।
जब उसने सोचा तो वह नाटक जिसमें वह अभिनय कर रही थी जल्द ही शुरू होने वाला था, इसलिए वह भी आजाद हो जाएगी। इन सभी घटनाओं का क्रम बहुत ही अप्रत्याशित था। क्या ये सचमुच शुद्ध संयोग था? अध्याय 332 खराब अभिनय की रानी। 2 दिन के आराम के बाद निंगशी अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकी और काम जारी रखने के लिए नाटक टीम में वापस लौट आई। उसने बाकी काम का शेड्यूल देखा और पाया कि उसके मुख्य दृश्य पूरे हो चुके थे और बाकी ज्यादातर जिया किंग के साथ उसके पिछले दृश्यों के अतिरिक्त दृश्य थे। उसने ये सारे दृश्य पहले ही याद कर लिए थे, इसलिए उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। जब वह सेट पर पहुंची तो अभी उसके सीन की बारी नहीं आई थी। जियो ताओ ने उसे देखा और जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास गया। बहन शी, आप यहाँ हैं। मैं आपको बस ये बताने के लिए संदेश भेजने ही वाला था कि आपको इतनी जल्दी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। निंगशी ने अपनी भौहें उठाईं और मजाक में कहा, क्यों? क्या डायरेक्टर इतने उदार हैं कि मुझे ज्यादा छुट्टियां दे रहे हैं? नहीं, देखो। जियाओ ताओ की धीमी आवाज ने उसे गुआन जियाओ की और फोंगिया की ओर देखने का इशारा किया जो शूटिंग के बीच में थे। ये गुआन जियाओ की है, इसने पहले ही बहुत सारी गलतियां कर ली हैं। ये तो असली जिया किंग से भी बदतर है। गुआन जियाओ की। निंगशी ने अपनी ठुड्डी को अंगूठे और तर्जनी से पकड़ा और धीरे से कहा, हाँ, ये वही नई गायिका है जिसे हमारी कंपनी प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी गायकी बहुत खराब है, पर हम क्या कर सकते हैं? वो अमीर है और पैसे पानी की तरह उड़ा रही है। मैंने सुना है कि वो शुरू से ही एक्टिंग में जाने का शोर मचाती रही है, लेकिन जब कंपनी ने उसके बुनियादी हुनर को परखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उसकी एक्टिंग उसकी गायकी से भी ज्यादा खराब है। इसीलिए उन्होंने उसे गायिका बनने की सलाह देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। कम से कम गायन के हुनर को तो बाद में निखारा जा सकता है। अफसोस, सारा पैसा लगाने के बाद वह कुछ ही महीनों के लिए गायिका बनी और फिर उन्होंने कहा कि वह इसे छोड़ना चाहती हैं। आखिरकार उन्होंने अभिनय करने की इच्छा जताई और इस तरह उन्होंने मनोरंजन जगत में धूम मचा दी। जब जियो ताओ ने गपशप खत्म की तो उसने उत्सुकता से निंगशी को याद दिलाया, भले ही हम एक ही कंपनी से हैं, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। निंगशी ने धीरे से सिर हिलाया और गहरी सोच में डूब गई। अपने अपार्टमेंट में हुई पिछली घटना को याद करते हुए, भले ही उसका इरादा ऐसा न रहा हो, गुआन शियाओकी ने एक बार उसकी मदद जरूर की थी, लेकिन जाहिर है वह किसी को अच्छी तरह जाने बिना कोई भी लापरवाही नहीं बरतती। इस स्थिति के बारे में सुनकर निंगशी पहले वहां से नहीं गई, बल्कि एक कुर्सी पर बैठ गई। गुआन शियाओकी के साथ उसके कई दृश्य थे, इसलिए उसे लगा कि पहले उसे उसके कौशल का स्तर समझना होगा। कमरे के अंत में गुआन जियाओकी और फोंगिया की शूटिंग जारी रही। शो में गुआन शियाओकी का किरदार मेंग चांगे की प्रतिद्वंद्वी राजकुमारी शियान का था और फोंगिया दूसरी उपपत्नी राजकुमारी शू का किरदार निभा रही थीं। दोनों किरदार अक्सर खूब लड़ते झगड़ते थे, इसलिए उनके एक दूसरे के साथ कई दृश्य थे। निंगशी दूर से देख रही थी। उसने जो देखा उसके अनुसार गलती हमेशा गुआन शियाओकी की ही थी और गुओ किशेक हताश होकर रोने ही वाला था। गुआन जियाओकी, तुम एक प्यारी उपपत्नी हो। उपपत्नी, तुम जरूर बहुत आकर्षक हो और मंत्रमुग्ध करने वाली। क्या तुम्हारा अभिनय इतना कठोर नहीं हो सकता? जहाँ तक आपके संवादों की बात है, हमारे शो में डब का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए पूरी प्रक्रिया लाइव ध्वनियों और भाषण पर निर्भर करती है। अगर आप संवाद ऐसे बोल रहे हैं मानो कोई किताब पढ़ रहे हों, तो हम इस टेक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? भाव, आपके भाव क्या हैं? जियाओ ताओ ने निंगशी को तरबूज के बीजों का एक पैकेट दिया और कहा, बहन क्षी, देखो, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, है ना? उसकी अभिनय क्षमता तो बहुत ही घटिया है। उफ, तुम्हारा और शिक्षिका जियान का सहयोग इतना सहज है कि सबको लगा कि हम शूटिंग बहुत पहले ही खत्म कर सकते हैं। काश हमें इस गुआन जियाओकी का सामना करना पड़ता। वह तो वाकई घटिया अभिनय की रानी है। निंगशी ने कुछ नहीं कहा। वस्तुतः समस्या अच्छे या बुरे अभिनय की नहीं थी। गुआन शियाओकी में अभिनय का कोई हुनर ही नहीं था, मानो वह एक खाली कैनवास हो। आमतौर पर ऐसी स्थिति में उसके साथ अभिनय करने वाला व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता। सबसे बुरी बात ये थी कि उसके साथ अभिनय करने वाला व्यक्ति फांगिया था, जिसका उसके साथ पहले भी झगड़ा हो चुका था। दरअसल फांगिया का अभिनय कौशल औसत ही था। अगर गुआन शियाओकी उसके साथ अभिनय करते हुए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर पाता तो यह वाकई अजीब होता। अध्याय 333, एक अप्रत्याशित खोज। अंत में गुओ किशेक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और चिल्लाया, कट। फिर उसने थके हुए स्वर में कहा, चलो 10 मिनट नहीं 20 मिनट आराम करते हैं। गुआन शियाओकी, बेहतर होगा कि तुम इस ब्रेक का उपयोग बेहतर होकर वापस आओ। निंगशी ने सोचा, 20 मिनट। गुआन शियाओकी के लिए ये ब्रेक वास्तव में उसके लिए कोई मददगार नहीं होगा। अगर वे इसी तरह चलते रहे तो गुआन शियाओकी और भी ज्यादा बुरी तरह से व्यवहार करती रहेगी। गुओ किशेक को भी यह बात निश्चित रूप से पता थी। निंगशी ने गुओ किशेक की ओर देखा और पाया कि वह वास्तव में चुपके से फोन करने के लिए एक तरफ हट गया था। उसने अनुमान लगाया कि उसने मदद के लिए फोन किया था। जियाओ ताओ ने तरबूज के बीज कुतरते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, निर्देशक गुओ शायद हमारी कंपनी से उसकी जगह किसी और को लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। गुआन जियाओकी को इतना मजबूत समर्थन मिला है कि उसे बदला नहीं जा सकता। सचमुच 5 मिनट के अंदर ही गुओ किशेक उदास होकर कोने से बाहर चला गया। एक नजर देखते ही कोई भी समझ जाता कि उसकी मदद की पुकार नाकाम हो गई है। गुओ किशेक सीधे निंगशी के पास गया और क्षमा मांगते हुए बोला,
निंगशी, थोड़ी देर हो गई है, तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। निंगशी ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए बेपरवाही से कहा, कोई बात नहीं डायरेक्टर, अपना काम करते रहिए, मेरी चिंता मत कीजिए। जैसे ही निंगशी ने दिशा से बात की, गुआन शियाओकी और फोंगिया में बहस शुरू हो गई। फेंगिया मजाकिया अंदाज में हंस रही थी और उसने बाकी क्रू को अपमानित करते हुए कहा, हा, ये बहुत मजेदार है। यहाँ किसी ने पहले मुझसे कहा था कि उसके पास अद्भुत अभिनय कौशल है। काश यह वही अद्भुत मानक हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। गुआन शियाओकी का चेहरा कठोर हो गया और वह चुप रही। फेंगिया और भी खुश हो गई जब उसने देखा कि उसने अपमान का जैकपॉट मार लिया है, और बोली, तो क्या हुआ अगर तुम अमीर हो? इतनी खराब अभिनय क्षमता के साथ भले ही तुम्हारा परिवार चांदी और सोने से बना हो, तुम कभी नहीं कर पाओगे। ये कितनी बर्बादी है। गुआन शियाओकी कभी धैर्यवान नहीं रही, और अब जब उसका और अपमान हो रहा था तो वह भड़क उठी। मैं पैसे की बर्बादी करूंगी, ठीक है, यह मेरी गलती है। तुम्हारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार के पास तुम्हारे लिए पैसा है कि तुम उसे बर्बाद करो। जो चीज तुम्हें नहीं मिल सकती उसे तुच्छ समझना आसान है। तुम ईर्ष्यालु हो, है ना? अपना बेचारा चेहरा तो देखो। यू फेंगिया इतनी गुस्से में थी कि वह फट सकती थी। साथ ही गुआन शियाओकी की बातों ने न सिर्फ फांगिया को नाराज किया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से नाटक टीम के उन अन्य कलाकारों को भी शामिल कर लिया जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी वैसी ही थी। उसने सचमुच खुद को बर्बाद कर लिया था और अब और भी दुश्मन बना लिए थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वह एक राजकुमारी थी जो बचपन से ही लाड़ प्यार में पली बड़ी थी और इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। जब उसने देखा कि स्थिति अधिक गंभीर हो रही है, तो गुओ किशेग लड़ाई रोकने के लिए दौड़ा। जियो ताओ, जो बगल से देख रहा था, उसे लगा कि गुआन जियो की अनुचित व्यवहार कर रही है। कृपया गुआन जियो की, आपके शब्द बहुत बुरे हैं। आप वास्तव में उससे नफरत करने के लिए सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते। निंगशी ने अपनी राय व्यक्त नहीं की, लेकिन जियाओ ताओ के कंधे पर थपथपाया और कहा, मैं शौचालय जा रही हूँ। ओह ठीक है बहनशी, क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? मैं आपके लिए लाती हूँ। इसमें शायद काफी समय लगेगा। निंगशी ने हाथ हिलाकर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद, आप अपने लिए कुछ ले लीजिए। जब निंगशी शौचालय से बाहर निकली और वापस आ रही थी तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति पास ही एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। गुआन जियाओकी, वह वहाँ क्यों बैठी है? निंगशी कुछ देर तक संदेह से वहीं खड़ी रही और देखती रही। उसने देखा कि गुआन शियाओकी हाथ में स्क्रिप्ट पकड़े हुए संवादों का अभ्यास कर रही थी। वह बहुत गंभीर लग रही थी, बिल्कुल भी अहंकारी नहीं, जैसा वह सबके सामने दिखा रही थी। निंगशी वहीं खड़ी रही और कुछ देर तक देखती रही। गुआन शियाओकी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि आसपास कोई है, क्योंकि वह बार बार अभ्यास करती रही। अध्याय 334, दृश्यों को पुनर्व्यवस्थित करना। बहुत जल्द ही 20 मिनट बीत गए। निंगशी विश्राम क्षेत्र में लौट आए। गुआन शियाओकी और फोंगिया ने गोलीबारी जारी रखी, लेकिन नतीजा हमेशा की तरह भयानक रहा। निंगशी चुपचाप निर्देशक की ओर चली गई, जो लगभग अपना सिर कैमरे पर पटकना चाहता था, और बोली, निर्देशक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गुओ किशेग ने थके हुए चेहरे के साथ मुड़कर कहा, ओह निंगशी, क्या बात है? मुझे बताओ। निंगशी ने कुछ देर सोचा और पूछा, मुझे बाद में कुछ जरूरी काम करना है और मैं सचमुच इंतजार नहीं कर सकती। क्या आप मेरे और गुआन शियाओकी वाले सीन को पहले शूट करने की व्यवस्था कर सकते हैं? ओह, गुओ किशेग परेशान हो गया। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि गुआन जियाओकी का अभिनय कितना खराब है और उसके साथ आपका दृश्य और भी मुश्किल है। कोई बात नहीं डायरेक्टर, कोशिश करते हैं। हो सकता है उसे वो सीन बहुत मुश्किल लग रहा हो। अगर हम सीन बदल दें तो शायद बात सुधर जाए। निंगशी ने दिलासा दिया। ये कैसे हो सकता है? गुओ किशेग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। छोड़ो भी, उसके अभिनय कौशल के साथ ये भी ऐसा ही होगा। खैर चलो, बस तुम्हारी योजना का पालन करते हैं। अगर यह काम नहीं करता है तो तुम्हें उसके साथ अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है और तुम पहले अपना मामला सुलझा सकते हो। निंगशी ने तुरंत धन्यवाद दिया। धन्यवाद निर्देशक। गुओ किशेग ने धीरे से खांसते हुए गुआन शियाओकी की यांत्रिक पंक्तियों को बाधित किया। गुआन शियाओकी, थोड़ी देर रुको। फोंगिया, पहले थोड़ा आराम करो। निंगशी को बाद में कुछ जरूरी काम है, इसलिए हम उसका हिस्सा पहले शूट करेंगे। फेंगिया खुश हो गई। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही गुआन शियाओकी ने ये सुना, वह स्तब्ध रह गई और उसकी मुठियां कस गईं। बेशक फांगिया को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि जब वह आराम करने वाली जगह पर वापस गई तो वह बहुत खुश थी और हंसते हुए बोली, हा, गुआन शियाओकी मरने वाली है। क्या तुम लोगों को पता है कि वह निंगशी के साथ अगला कौन सा सीन शूट कर रही है? उफ, यह वह नहीं हो सकता जिसमें जिया किंग 30 बार असफल हुई हो, है ना? यह सही है, यही है। हे भगवान, फिर तो गुआन शियाओकी इसमें फंस गया है। गुआन शियाओकी के 2 सहायक 11 और 12 उसके लिए घबराए हुए थे। मिस, मुझे निर्देशक और निंगशी से बात करने दीजिए। ये दृश्य बहुत कठिन है, आप इसे बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ, जब जिया क्विंकी निंगशी के साथ शूटिंग कर रही थी तो उन्हें कई बार दोबारा शूटिंग करनी पड़ी थी। चुप रहो। किसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकती? गुआन शियाओकी ने अभी भी अपनी मुठियां कस लीं और दोनों को जोर से डांटते हुए बोली, किसी को कुछ कहने की इजाजत नहीं है। मैं ये सीन करूंगी। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं जिया क्विंकिंग से भी बदतर हूँ?
दोनों सहायकों ने एक दूसरे को देखा और सोचा, अगर गुआन शियाओ की कम से कम जिया किंग से आधी भी अच्छी होती तो वे इतने खुश होते कि यह एक सपने के सच होने जैसा होता। ये निंगशी, हम तो वैसे भी एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकती? उसे पता है कि ये सीन मुश्किल है, तो क्या हुआ अगर तुम दोनों एक ही कंपनी से हो? तुम सच में एक दूसरे से परिचित नहीं हो। हमारी मिस के व्यक्तित्व ने तो कंपनी के सभी लोगों को लगभग दुश्मन ही बना दिया है। मनोरंजन के क्षेत्र में सबको सिर्फ अपनी ही परवाह होती है, दूसरों की कभी नहीं। कुछ ही क्षणों में अगले दृश्य के लिए सेट तैयार हो गया। निंगशी और गुआन शियाओ की अपनी जगह पर बैठ गए। निंगशी एक आलीशान लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई, जबकि गुआन शियाओ की शर्मिंदा होकर जमीन पर गिर पड़ी। निंगशी की नजरों से खुद को नीचे देखते हुए गुआन शियाओकी को अपमानित महसूस हुआ और यह उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ। इस बार गुओ किशेग ने शूटिंग से पहले मार्गदर्शन देने की भी परवाह नहीं की। उसने सिर्फ अपने हाथ हिलाए और कहा, चलो बस शुरू करते हैं। अध्याय 335। उसमें क्या आ गया है? पृष्ठभूमि, कोल्ड पैलेस। एक पात्र, मेंग चांगे, राजकुमारी जियान। खंडहर हो चुके महल में निंगशी चौड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठी थी और अहंकार से नीचे देख रही थी, जबकि गुआन शियाओ की गुस्से और अपमान से भरी हुई थी। गुओ किशेग ने ये देखा और उसकी भौहें तन गईं। है ना, गुआन शियाओकी के हाव भाव वाकई अच्छे लग रहे थे। इसके बाद निंगशी ने उसे घृणा से देखा, जैसे वह किसी लाश को देख रही हो। राजकुमारी जियान, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ? मैं तुम्हारे बचने के मौके क्यों छीन रही हूँ? निंगशी ने जैसे ही अपनी लाइनें खत्म की, गुओ किशेग की भौहें तन गईं और वह गुआन शियाओकी की पहली लाइन के बाद ही रुकने को तैयार हो गया। कैमरामैन भी आराम से अपने उपकरण ठीक कर रहा था। सभी क्रू सदस्यों और कलाकारों को गुआन शियाओकी के हमेशा के घमंडी व्यवहार से तंग आ गया था और हर कोई एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहा था। चुड़ैल, तुम मुझसे जल रही हो। तुम्हें जलन हो रही है कि सम्राट मुझे पसंद करता है। जलन हो रही है कि मुझे तरजीह दी जा रही है। गुआन शियाओकी ने गुस्से में अपनी पंक्तियां पढ़ीं, उसकी आंखें लाल हो गईं। धिक्कार है। फैंग किया और ये सारे लोग सब उससे जल रहे थे। गुआन शियाओकी की पंक्तियों से हर कोई हैरान था। अरे, उसने अपनी कोई भी लाइन गलत नहीं पढ़ी और उसकी अभिव्यक्ति और लहजा वाकई बहुत अच्छा था। शायद ये भाग्य था। यहाँ तक कि गुआन शियाओकी भी हैरान थी, लेकिन निंगशी ने अपना ध्यान भटकने से बचाने के लिए जल्दी से अपनी पंक्तियां जारी रखीं। हाँ, मुझे जलन हो रही है। जलन हो रही है कि उस मूर्ख बूढ़े आदमी ने तुम्हें पसंद किया है। गुआन शियाओकी ने निंगशी की बात मान ली और आगे का हिस्सा स्वाभाविक रूप से निभाया। उसने अविश्वसनीय सा मुंह बनाया। राजकुमारी दे, तुम पागल हो क्या? मैं सम्राट से बात करना चाहती हूँ। मैं सम्राट को बता दूंगी कि तुमने अपमान किया है। निंगशी ने गुआन शियाओकी को कड़ी नजर से घूरकर पीछे हटा दिया और फिर बोली, राजकुमारी लियांग, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें अभी भी मेंग चांगे का नाम याद है? इस बिंदु तक देखते हुए सभी ने अपनी सांसें रोक लीं और गौर से देखते रहे। माहौल तनावपूर्ण था और वे अविश्वास में फुसफुसा रहे थे। गुआन शियाओकी भाग्यशाली है, अब तक उसका कोई बाल नहीं कटा है। फैंगिया ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, हे, ये कभी भी जल्द ही होगा, बस इंतजार करो और देखो। सच है। जिया किमकी को अगली लाइन पर 33 बार रोका गया। निंगशी की उदास निगाहों से गुआन शियाओकी का चेहरा डर से भर गया। तुम मेंग चांगे हो? ये कैसे संभव है कि तुम मेंग चांगे हो? मेंग चांगे तो पहले ही मर चुका है। यह असंभव है, नामुमकिन। निंगशी धीरे से पास आए। झाओ वानरू, अगर तुम अभी तक नहीं मरे हो तो मैं क्यों मरूंगी? अगर मैं मर भी जाती तो मैं नर्क से रैंक कर वापस ऊपर आ जाती। फिर मैं तुम्हें अपने साथ मरने के लिए नीचे खींच लूंगी। तुम यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। गुआन शियाओकी डर से चिल्लाया। झांग रुई ने निर्देशक को याद दिलाया। डायरेक्टर कट। सह निर्देशक के स्मरण दिलाने पर निर्देशक को होश आया और वह जल्दी से चिल्लाया, कट। ये दृश्य वास्तव में पहले टेक पर ही पास हो गया था। जैसे ही गुओ किशेग ने कट चिल्लाया, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर बाद ही सब उत्साह से चर्चा करने लगे। हे भगवान, क्या सूरज अभी पश्चिम से उगाया है? गुआन शियाओकी सचमुच गुजर गया और ये तो पहले ही टेक पर हो गया। ये बहुत चौंकाने वाला है। उसे क्या हो गया है? फैंगिया के चेहरे पर एक तीव्र भाव था। जैसे ही वह खड़ी हुई और आपत्ति जताई, ये कैसे संभव है? निदेशक, आप उसे कैसे जाने दे सकते हैं? उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसके हाव भाव और हरकतें बहुत अतिरंजित थीं। 1 कोल्ड पैलेस, यह वह स्थान है जहां अपमानित रानी या रखेलों को रखा जाता था। अध्याय 336, कोमल या प्रिय। गुओ किशेग ने अधीरता से फॉन्गिया को देखा। जियाओकी किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं आई है। ये पहले से ही बहुत सराहनीय है कि वह इस तरह से प्रदर्शन कर सकती है। उसने देखा कि फॉन्गिया असंतुष्ट थी और उसने आगे कहा, बाद में कृपया जियाओकी के साथ अपने दृश्य में और अधिक प्रयास करें। वह केवल तभी अनुसरण कर सकती है जब आप ध्यान केंद्रित करें, समझे? डायरेक्टर, ये तो वही है। फैंगिया चिढ़ गई। क्या अब उसकी गलती ये थी कि गुआन शियाओकी की एक्टिंग खराब थी? अचानक आसपास के सभी लोगों का रवैया बदलने लगा। डायरेक्टर की बात तो सही है। पहले तो मुझे लगा कि सब गुआन शियाओकी की गलती है, लेकिन जरा सोचो, फॉन्गिया में भी कुछ गड़बड़ थी। जरूर, वरना गुआन जियाओकी निंग कसी के साथ एक शॉट कैसे ले पाता? गुआन शियाओकी का अभिनय कौशल खराब है, लेकिन फॉन्गिया भी उतनी अच्छी नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे बर्तन केतली को काला कह रहा हो।
दृश्य समाप्त होने के बाद गुआन शियाओ की खुशी से वापस आराम करने वाले स्थान पर चला गया। एक सहायक ने उसे पंखा झलने में मदद की और दूसरे ने उसे पानी पिलाया तथा प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत किया। मिस, अभी आप बहुत बढ़िया थीं। हाँ, आपने पहली ही कोशिश में कमाल कर दिया। शानदार अभिनय, गुआन जियाओकी ने गर्व से कहा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे अभिनय में कोई समस्या नहीं है। बात बस इतनी है कि जब मैं फोंगिया का चेहरा देखता हूँ तो मैं अच्छा अभिनय नहीं कर पाता, इससे मुझे उल्टी आती है। क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, मैं मानता हूँ मिस, आप सबसे अच्छी हैं। ये सब फेंगिया की गलती है। निंगशी ने गुआन शियाओकी की तरफ देखा, फिर गुओ किशेग के पास गई। डायरेक्टर, सीन कैसा था? क्या कोई समस्या थी? कोई बात नहीं, ये बहुत बढ़िया था, गुओ किशेग ने जीवंत चेहरे के साथ कहा। निंगशी ने सहजता से कहा, डायरेक्टर, मुझे लगता है कि गुआन शियाओकी अभी पूरी तरह स्वस्थ है। क्या अगले दृश्य की शूटिंग अभी शुरू करना बेहतर नहीं होगा? आपकी बात सही है, मैं उन्हें अगला दृश्य तुरंत तैयार करने दूंगा। ओह ठीक है, आपको अब अपने जरूरी काम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, डायरेक्टर। निंगशी ने जाने से पहले सिर हिलाया। जियो ताओ ने निंगशी को संदेह भरी नजरों से देखा। बहन शी, गुआन शियाओकी को क्या हुआ? वह पहले ही प्रयास में पास हो गई। शायद उसकी किस्मत ही होगी, शायद। मुझे पता था। बहन शी, क्या तुम्हें कुछ जरूरी काम है? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, अब आप काम से छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहन शी। उसने सोचा कि उसे आज रात ओवरटाइम काम करना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार वह जल्दी छुट्टी ले सकती थी, इसलिए जियो ताओ खुशी खुशी चली गई। निंगशी ने अपना मेकअप हटाया और अपने कपड़े बदले, फिर गलियारे से होते हुए होटल की ओर चल पड़ी। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आ गया और बोला, टस्क टस्क, निंग जियाओशी, तुम कितनी अच्छी हो, अब हीरो की भूमिका निभा रही हो। निंगशी ने जियान मुये का हाथ हटा दिया और अपने कंधे पर पड़ी धूल झाड़ दी। क्यों, तुम्हें इससे कोई परेशानी है? जियान मुये ने फिर से उस पर हाथ रखा। क्या तुम दूसरों के काम में दखल नहीं देती? इस बार तुम उस दुष्ट गुआन शियाओकी की मदद क्यों कर रही हो? निंगशी ने उसकी ठुड्डी को छुआ। गुआन शियाओकी ने पहले भी मेरी मदद की थी, इसलिए मैं बस उसका एहसान चुका रही हूँ। मुझे लोगों का एहसानमंद होना पसंद नहीं है। इसके अलावा उसके व्यवहार और व्यक्तित्व को नजरअंदाज करते हुए भी मैं समझ सकती हूँ कि उसे अभिनय का बहुत शौक है। वह उन लोगों के प्रति सकारात्मक महसूस करती थी जो वास्तव में अभिनय से प्यार करते थे और उसके प्रति जुनूनी थे। जियांग मुये अवाक रह गया। आप उसके प्रति बहुत कोमल और स्नेही हैं। तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैं कोमल हूँ या स्नेही। निंगशी ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। मुझे लगा था कि आज तुम्हारा कोई सीन नहीं होगा। तुम यहाँ क्यों हो? अध्याय 337, शायद ही कभी आराम। जियांग मुये ने उत्साहित होकर कहा, चूंकि आपके बाकी दृश्य आसान हैं, इसलिए मैं आपको आज रात बार में ड्रिंक के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। निंगशी ने उंगली उठाई और हिलाते हुए कहा, माफ करना, हालांकि मैंने आज रात बार में आराम करने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं अकेले जाने की योजना बना रही थी, तुम्हारे साथ नहीं। जियांग मुये अचानक क्रोधित हो गया। कृपया मेरे साथ क्यों नहीं? निंगशी ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, तुम चाहते हो कि हम पिछली बार की तरह फिर से साथ देखे जाएं? क्या यह महज एक दुर्घटना नहीं थी? इसके अलावा उस घटना से प्रवक्ता की नौकरी आसान हो गई। जियांग मुये ने ईमानदारी से कहा, कौन गारंटी देगा कि मैं हर बार इतना भाग्यशाली रहूं? प्रसिद्ध स्टार जियांग, कृपया मुझ पर एक एहसान करो और मुझे जाने दो। अकेले मजे करो, मैं बहन झिझी को और परेशानी नहीं देना चाहता। 1 घंटे बाद कालोस बार में। कालोस बार एक बहुत ही विशिष्ट स्थान था, जहां समाज की खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोग, विशेषकर पुरुष, कभी दिखाए या सुने नहीं जाते थे। बाहरी दुनिया के लिए यह उल्लेख करना कि वे कालोस बार जा रहे थे स्वाभाविक रूप से यह संकेत देता कि गरीबों और कुत्तों को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं है। और निश्चित रूप से जो लोग पहली और दूसरी पीढ़ी के धनी लोगों को आकर्षित करते थे, वे स्वाभाविक रूप से सामाजिक महिलाएं या वेश्याएं होती थीं, जिनके रूप, शरीर, आकर्षण और भी बहुत कुछ अच्छा होता था। शक्ति और धन के अलावा एक सुंदर चेहरा भी इस स्थान में प्रवेश करने का सबसे प्रभावी मार्ग था। जब निंगशी आखिरकार जियांग मुये की शिकायत को टालकर बार में पहुंची तो वह लगभग भर चुका था, इसलिए उसे अपने लिए एक कोना ढूंढना पड़ा। निंगशी के लिए इस बार की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसे ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां उसे एक कम ज्ञात अभिनेत्री को कोई पहचान नहीं पाता था। वह पूरी तरह से निश्चिंत थी। जैसे ही निंगशी बैठी, कई आदमी इधर उधर देखने लगे। अधेड़ उम्र के ये आदमी ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे किसी शिकार की तलाश में हों और निंगशी की तरफ घूरने लगे, जिससे उनके बुरे इरादे जाहिर हो रहे थे। उनका रूप और आकर्षण उत्कृष्ट है, लेकिन जिस तरह से वह कपड़े पहनती हैं वह मेरे स्वाद के लिए उपयुक्त नहीं है। वह कोई सोशलाइट नहीं लगती। अगर वह सोशलाइट नहीं है तो वह जरूर कोई वेश्या होगी। चलो जरा इधर उधर देखते हैं, आज रात बार में बहुत सारी सुंदरियां हैं, जल्दी मत करो। ये अधेड़ उम्र के पुरुष असली चमड़े से बने थोड़े ज्यादा महंगे सोफे पर बैठे थे और उनकी मुद्राएं आलसी और आरामदायक लग रही थीं, और उनकी आवाज न ज्यादा धीमी थी न ज्यादा तेज। हालांकि उनके आसपास के लोग उन्हें साफ सुन सकते थे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके बगल में खड़े कई युवक अचानक एक साथ खड़े हो गए। ग्रुप का नेतृत्व करने वाले युवक ने ब्रांडेड शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। उसने अपनी लंबी और पतली निगाहों से निंगशी को देखा और कहा, हाँ, इस लड़की का आकर्षण और रूप रंग कमाल का है। चूंकि ये तुम्हारे टाइप की नहीं है,
तो मैं और मेरे भाई आगे बढ़ेंगे। जैसी आपकी मर्जी, मिस्टर ली। सोफे पर बैठे अधेड़ उम्र के पुरुष बेपरवाही से मुस्कुराए। उनके लिए उनका निशाना आमतौर पर असली सोशलाइट्स होती थीं, इसलिए निंग शी जैसी औरतें चाहे ज्यादा खूबसूरत क्यों न हों, उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। मिस्टर ली के आसपास के लोगों ने निंग शी को देखकर सीटी बजानी शुरू कर दी। अरे सुंदरी, आना चाहोगी? बार में हल्की फुल्की धुन बज रही थी जो न तो बहुत शोरगुल वाली थी और न ही बहुत तीखी, इसलिए निंग शी तुरंत उन्हें अपने पास बुलाते हुए सुन सकती थी। निंग शी की बर्फीली आंखें बेपरवाही से उन पर घूम गईं और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह ऐसी परिस्थितियों का कई बार सामना कर चुकी थी, इतनी कि उसे इसकी आदत हो चुकी थी। वह कालोस बार में सिर्फ आराम करने आती थी, इसलिए उसने ऐसे दिखावा किया जैसे उसने उन्हें देखा ही न हो। ये बार अभिजात्य वर्ग का था, इसलिए लोग आमतौर पर ज्यादा हंगामा नहीं करते थे। अध्याय 338। वह ज्यादा आकर्षक लग रही थी। अरे लड़की, मिस्टर ली तुम्हें आने के लिए कह रहे हैं, क्या तुमने हमें सुना नहीं? जब निंग शी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मिस्टर ली के सामने खड़े युवक नाखुश हो गए और उनका स्वर तुरंत अमित्र हो गया। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कई बार बुलाने के बावजूद महिला 1 इंच भी नहीं हिलेगी और वह अपना पेय पीती रही, मानो उसने उनकी बात सुनी ही नहीं। तुम कुतिया। इससे पहले कि वह उसे कोसना समाप्त कर पाता, मिस्टर ली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, लड़कियों से फ्लर्ट करने का ये तरीका नहीं है। जीतने की प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए, समझे? जब उसने सुना कि मिस्टर ली क्या कह रहे हैं तो युवक हंसा। मिस्टर ली, आप कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी में हूँ। हम ऐसी लड़कियों से नहीं निपट सकते। हमें मिस्टर ली को खुद ये काम करना होगा। हम भाई बस देखते रहेंगे और किनारे से सीखेंगे। अगली बार हम आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करेंगे। मिस्टर ली ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया और वरिष्ठता के स्वर में कहा, इस तरह की लड़कियों को उठाने के लिए आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने निंग शी को एक नजर से देखा, फिर लोगों के साथ अपनी वीआईपी सीट पर वापस चले गए। निंग शी ने देखा कि वे लोग उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वह अपनी ड्रिंक का आनंद लेती रही और सुकून देने वाला संगीत सुनती रही। ऐसी आरामदायक स्थिति में भी उसने एक प्रकार का बेपरवाह रवैया दिखाया और इससे वह अधिक आकर्षक प्रतीत हुई। जब वह अपने बिल का इंतजार कर रही थी, निंग शी ने अपने वीबो पर लॉग इन किया। उसने देखा कि उसने बहुत दिनों से अपना वीबो अपडेट नहीं किया था। चूंकि नाटक जल्द ही शुरू होने वाला था, इसलिए अपनी लोकप्रियता को थोड़ा बढ़ाना अच्छा रहेगा। उसने कुछ देर सोचा, फिर एक पोस्ट लिखी और अपलोड कर दी। रात में जब मैं अपनी खिड़की पर हवा और बारिश की आवाज सुनता हूँ तो सपने आने लगते हैं। लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बहुत जल्द ही टिप्पणियां और लाइक आने लगे और नाटक टीम के कई सदस्यों ने भी इसे साझा किया। जियांग मुये ने इसे साझा किया और आगे कहा, 10 वर्षों में अच्छे और बुरे समय के दौरान वे कम चिंता करते हैं और खुद को भूल जाते हैं, जो बहुत सटीक रूप से मेंग चांगे और सुन हुआनकी के दुखद और मार्मिक रिश्ते को दर्शाता है। जैसे ही जियांग मुये ने पोस्ट किया, सभी ऑनलाइन प्रशंसक तुरंत भड़क उठे और मेंग चांगे और सुन हुआनकी की चर्चा करने लगे, जो कि कई लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला एक लोकप्रिय जोड़ा है। उसी समय कालोस बार की सबसे ऊपरी मंजिल पर वीआईपी कमरे में लू टिंगजियाओ अभी शराब पी ही रहा था कि मेज पर रखे फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने उस पर क्लिक करके एक नया वीबो नोटिफिकेशन देखा। यह वही स्टेटस था जो निंग शी ने अभी अभी पोस्ट किया था। उन्होंने निंग शी की प्रोफाइल को पसंदीदा बना दिया था और यहाँ तक कि अपने फोन में एक प्रोग्राम भी सेट कर दिया था ताकि जब भी निंग शी अपडेट करे तो उसे याद दिलाने के लिए फोन में स्वचालित रूप से एक नोटिफिकेशन आ जाए। लू जिंगली ने ये देखा तो वह हैरान रह गई। वाह भाई, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा हो। तुमने तो उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए एक खास सेटिंग भी कर रखी है। मैं सच में तुम्हारे तार्किक पुरुषों के रोमांस के विचार को समझ नहीं पा रही हूँ। लू टिंगजियाओ ने अपने भाई की उपेक्षा की और निंग शी की वेबो स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। ये केवल एक बहुत छोटा वाक्य है, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, लू जिंगली ने धीरे से बुदबुदाया। फिर उसने अपने भाई की लंबी पतली उंगलियों को निंग कसी को भेजने के लिए एक संदेश टाइप करते देखा। लू जिंगली ने हिम्मत करके एक नजर डाली कि क्या लिखा है, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सीट पर लुढ़क गया। धिक्कार है। मेरी आंखें, मेरी अनमोल आंखें, मुझे झांकना नहीं चाहिए था। वह सचमुच इसकी तलाश में था। उसने सोचा था कि उसका भाई इस समय बहुत दुखी है, इसलिए इसे पढ़ना उसके लिए कोई यातना नहीं होगी, लेकिन कौन जानता था कि यह उससे भी बदतर होगा। अध्याय 339 प्रलोभन चाल। लगभग तुरंत ही नीचे निंग कसी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये लू टिंगजियाओ का नाम था। निंग शी ने वेटर द्वारा परोसी गई कॉकटेल पीते हुए संदेश खोला, ये सोचकर कि यह लू टिंगजियाओ की रिपोर्ट है कि वह हमेशा की तरह सुरक्षित है। काश उसने जो देखा वह ये था, रात में जब मैं अपनी खिड़की पर हवा और बारिश की आवाज सुनती हूँ तो मुझे तुम्हारे सपने आते हैं। उफ़। निंग शी ने अपने मुंह में रखा कॉकटेल थूक दिया और उसका चेहरा जलने लगा। हे भगवान, ये शैतान इतना खूंखार है कि मैं ठीक से देख भी नहीं सकती। उस दिन से जब शैतान ने कहा था, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि गोभी गाजर से ज्यादा स्वादिष्ट होती है, वह घर गई और काफी देर तक सोचती रही, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आया कि शैतान की आगे की योजना क्या होगी। उस क्षण उसे अंततः समझ आ गया, शैतान स्पष्ट रूप से उस पर हमला करने के लिए तैयार था। प्रलोभन की चाल। जब निंग शी पर लू टिंगजियाओ वार कर रहा था, तभी उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि कोई चीज उसकी तरफ उड़ रही है। उसने झट से मेज पर रखी ट्रे उठाई और हमले को रोक दिया।
अगले ही पल एक तीखी आवाज सुनाई दी जब बोतल लगभग उसके सिर पर लगी और जमीन पर गिर गई। निंगशी ने अपराधी को देखने के लिए अपना सिर उठाया ही नहीं था कि वे पहले उसके पास आ गए। एक सोशलाइट महिला जो झिलमिलाती लाल बॉडीकॉन ड्रेस पहने हुए थी, आत्मविश्वास से भरी हुई लोगों के एक समूह के साथ उसके पास आई। उसने निंगशी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ओह, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बोतल अचानक मेरे हाथ से क्यों छूट गई। तुम्हें तो नहीं लगी, है ना? निंगशी ने बिना कोई जवाब दिए उन्हें ठंडेपन से देखा। उसे परेशानी खड़ी करना पसंद नहीं था, लेकिन वह परेशानी से डरती भी नहीं थी। चूंकि बोतल उसे लगी नहीं थी, इसलिए वह उसे भूल जाती, लेकिन अगर इस बोतल ने उसे चोट पहुंचाई भी थी तो उसे अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके उन्हें सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। चूंकि इस बार में उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए वह बेफिक्र होकर अपनी मर्जी से रह सकती थी। कोई चिंता नहीं। निंगशी खड़ी हो गई और किसी शांत जगह पर जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वह इन लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना चाहती थी। फिर उस सोशलाइट ने कई दूसरी लड़कियों को इशारा किया। सोशलाइट के आसपास खड़ी लड़कियों ने तुरंत ध्यान दिया और निंगशी का रास्ता रोक लिया। मत जाओ, वो बोतल पहले तुम्हें लग ही गई थी। हमें इसका बुरा लग रहा है, इसलिए हमें तुम्हें मुआवजा देना होगा। बिल्कुल, हम इससे पहले लापरवाह थे। अगर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे तो हमें बहुत ग्लानि होगी। सभी लड़कियां एक एक करके बातें करने लगीं, मानो उन्हें सचमुच अपराध बोध हो। फिर भी उनकी आंखों में छिपी बेपरवाही और तिरस्कारपूर्ण भावना को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की गई। तभी बार में संगीत धीमा पड़ने लगा और आसपास की कई नजरें उन पर टिक गईं। वे ज्यादातर निंगशी को ही घूर रहे थे, मानो किसी घटना का इंतजार कर रहे हों। वह लड़की वाकई सोशलाइट है। हालांकि वह देखने में औसत है, लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बिल्कुल भी औसत नहीं है। उस लड़की ने उसे कैसे नाराज कर दिया? हा, ये सवाल ही कैसे हुआ? शायद इसलिए क्योंकि उस लड़की ने अपने आदमी के साथ संबंध बना लिए हैं। मैं इस सोशलाइट को जानता हूँ। ये वांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, मिस वांग रुलान। वो तो हरी आंखों वाली राक्षसी है। हुक अप, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस लड़की को देख रहा था, वह अपनी सीट से बिल्कुल भी नहीं हिली। ये कालोस बार है। किसी से जुड़ने के लिए बस उसे थोड़ी देर देखना जरूरी है। क्या तुमने आंखों से फ्लर्ट करने के बारे में नहीं सुना? इतने रूढ़िवादी मत बनो। आसपास के सभी लोग बातचीत में व्यस्त हो गए। कालोस बार में लगभग हर रात ऐसी ही स्थिति होती थी। सभी लोग इसे देखने के आदी थे। स्वाभाविक रूप से वे इससे बहुत ज्यादा हैरान नहीं थे, बल्कि बस मजे के लिए इसे देखना पसंद करते थे। निंगशी ने उन लड़कियों को तिरछी नजरों से देखा और भावशून्य चेहरे के साथ कहा, मुआवजे की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी बोतल मुझे नहीं लगी। अध्याय 340, मूर्खों का अहंकार। ये काम नहीं करेगा, भले ही हमने आपसे वादा किया हो। सिसलैन ऐसा नहीं करेगी, है ना? सिसलैन, लड़कियों में से एक ने अपने बगल में बैठी महिला की ओर देखते हुए कहा। महिला आगे आए और निंगशी को घूरने लगी, फिर ठंडे स्वर में बोली, तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही होगी इतनी देर रात कालोस बार में आना और इस तरह तैयार होना। तुमने बहुत पैसे खर्च किए होंगे। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकती। ये तुम्हारे लिए इनाम है, मुआवजा है। जैसे ही महिला ने बात खत्म की, उसने अपना हिमीज पस खोला और नकदी का एक ढेर निकाला। फिर उसे निंगशी के पैर के पास फेंक दिया। 5000, क्या ये पर्याप्त है? बहन लैन, तुम कितनी उदार हो। अगर यह अभी भी उस पर पड़ता तो 5000 काफी होते। ठीक है, हमारी बहन लैन सचमुच बहुत उदार है। अगर वह वेश्या भी होती तो भी एक बार के लिए काफी होता। कुछ लड़कियां व्यंग्य से भरी हुई थीं और वे उस पर ठंडी हंसी हंस रही थीं। बार में माहौल और भी गर्माता जा रहा था, जैसे जैसे ज्यादा लोग उन्हें घेर रहे थे। मिस्टर ली मुस्कुरा रहे थे और बेफिक्री से अपनी शराब का मजा ले रहे थे और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। निंगशी ने थोड़ा सा मुंह बनाया। ये औरतें माफी मांगने नहीं आई थीं। जाहिर है ये सिर्फ परेशान करने के लिए आई थीं। क्या ये काफी नहीं है? तुम्हारी जैसी वेश्याओं के लिए उन बूढ़ों के साथ सोने की कीमत ज्यादा से ज्यादा इतनी ही होगी, है ना? महिला ने घृणा से निंगशी को घूरा। निंगशी के जवाब बैम का इंतजार किए बिना नकदी का एक और ढेर फिर से उसके पैर के पास फेंक दिया गया। ये रहे 10,000 और पहले के 5,000, इस तरह 15,000। क्या अब ये काफी है? महिला फिर ठंडी हंसी। अरे बहन लैन, ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है 3,000 काफी होंगे। उसके जैसी औरतें जो देखती हैं कि तुम कितने अमीर हो, जरूर तुमसे और ज्यादा पाने की कोशिश करेंगी। बहन लैन बहुत दयालु है। क्यों ना इसमें 10,000 और जोड़ दिए जाएं, इसे 25,000 कर दिया जाए। 25,000, मुझे ये नंबर पसंद है। महिला ठंडी मुस्कान देती रही और उसने पैसों की एक और गड्डी निकालकर निंगशी की तरफ फेंक दी। निंगशी ने अपने सामने खड़ी औरत का ऐसे मूल्यांकन किया जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रही हो। उसके जैसे लोगों के पास बहुत सारा पैसा पड़ा रहता है, उन्हें बस ध्यान चाहिए होता है। अफसोस की बात है कि उसे उसकी परवाह नहीं थी। अफसोस की बात है कि वे इतने ज्यादा मूर्ख थे कि उसे उनका अपमान करने की भी जरा भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मूर्खों का अपमान करना अच्छा नहीं लगता। प्यारी लड़की, पैसे ले लो। 25,000 ज्यादा तो नहीं है, पर रात भर तड़पने से तो बेहतर है। एक हट्टा कट्टा सुनहरे बालों वाला नीली आंखों वाला आदमी नीचे बैठा और जमीन पर पड़े सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। वह निंगशी को देने को तैयार था और उसने उसे एक अस्पष्ट नजर से भी देखा।
धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मुआवजे की जरूरत है, निंगशी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। चुड़ैल। महिला ने गुस्से से डांटना शुरू कर दिया और स्पष्ट रूप से क्रोधित थी। मुझे तुम पर दया आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें दया से मुआवजा दे रही हूँ, और अब तुम मेरे चेंग्यून को भी बहका रही हो। पहले तो वो इसलिए नाराज थी क्योंकि उसका पुरुष साथी उस औरत की तरफ देखता रहा, और अब ये औरत उसके सामने ही चेंग्यून को रिझा रही थी। वो खुद को क्या समझ रही थी? निंगशी अब उनसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वे उसे लगातार परेशान कर रहे थे और उसका धैर्य जवाब दे चुका था। उसने व्यंग्य से उस गोरे लड़के को ऐसे देखा जैसे किसी सस्ते सुअर के मांस के टुकड़े को देख रही हो। मैं उसे रिझा रही हूँ, बकवास बंद करो। बेशक ये तुम ही थी जिसने उसे बहकाया था, न कि किसी और ने। तुम अभी भी देख रही हो। क्या तुमने जिंदगी में पहले कभी कोई खूबसूरत लड़का नहीं देखा? क्या तुम्हें सचमुच इस तरह लार टपकाने की जरूरत है? धत, वह इतने बूढ़े आदमियों के साथ सो चुकी होगी कि उसने अभी तक इतना सुंदर आदमी नहीं देखा। अध्याय 341, शैतान का भव्य प्रवेश। महिला ने निंगशी के सुंदर चेहरे को देखते हुए अपने मैनिक्योर किए हुए नाखूनों को सहलाया और उससे रूखे स्वर में बोली, अब तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। वादा करो कि तुम फिर कभी किसी और के मर्दों के साथ संबंध नहीं रखोगी। इस बार से बाहर निकल जाओ, फिर मैं आज रात जो हुआ उसे भूल जाऊंगी। अगर नहीं तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। आप हमारी मिसली को नाराज करके चले जाना चाहते हैं? इतनी जल्दी नहीं। महिला के गुंडों का झुंड धीरे धीरे पास आ गया। निंगशी ने उन गुंडों पर नजर डाली और शांति से अपनी उंगलियों के जोड़ चटकाए। हे बहन लैन, इस लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है कि तुम इतनी क्रोधित हो? मिस्टर ली, जो वीआईपी सीट पर बैठकर अपने पे का आनंद ले रहे थे, अचानक वहां आए और मुस्कुराते हुए महिला की ओर देखा। यो मिस्टर ली। उसे देखकर महिला के चेहरे पर नरमी आ गई और वह बोली, क्या आप हमेशा से ही उसके जैसी बेचारी और घिनौनी चुड़ैलों के प्रति उदासीन नहीं रहे? आज आप उसके जैसे लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं? बहन लैन, मुझे ये लड़की सचमुच पसंद है, इसलिए मुझे कुछ सम्मान दो और उसे अब और परेशान मत करो, मिस्टर ली ने एक सज्जन की तरह समझाया। मिस्टर ली, क्या आपको दिलचस्पी है? महिला ने चौंकते हुए कहा। ठीक है, चूंकि आपको वो पसंद है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। आपके पास जितनी ताकत है, उससे तो एक रात में आपको कम से कम $50,000 मिल जाएंगे। वो कितनी खुशकिस्मत लड़की है। आसपास की कुछ लड़कियां चुपके से हंस रही थीं। मिस्टर ली बिस्तर में पागल होने के लिए बदनाम थे। जाने कितनी औरतों को उन्होंने सताया होगा। अगर मिस्टर ली किसी लड़की पर मेहरबान होते तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, लेकिन अगर पैसे की बात होती तो शायद ऐसी औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस, मैं तुम्हें एक रात के लिए $50,000 में खरीद लूंगा। बस अब मेरे पीछे आओ, वरना बहन लैन को नाराज करने के बाद तुम्हें बार से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर ली ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें अपनी बात मनवाने का पूरा भरोसा हो, और वे किसी हीरो की तरह निंगशी की तरफ बढ़े और उसका हाथ पकड़ने ही वाले थे। अगले ही पल निंगशी ने मिस्टर ली का हाथ झटक दिया। तुम? अपमानित होकर मिस्टर ली का चेहरा एक पल में काला पड़ गया। बिना कुछ कहे मिस्टर ली के समर्थकों और गुंडों का समूह भी लड़ाई में शामिल हो गया। निंगशी अब दो समूहों के लोगों के खिलाफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई किसी भी पल भड़क सकती है। कितनी जीवंत रात है। शोरगुल और अस्तव्यस्त माहौल के बीच एक बर्फीली आवाज वहां मौजूद लोगों के दिलों में ठंडी हवा की तरह गूंज रही थी। अचानक सभी लोग निंगशी के पीछे देखने लगे। अवाक! निंगशी खुद भी स्तब्ध रह गई। यह आवाज शैतान! जैसे ही लू टिंगजियाओ प्रकट हुई, सामने खड़ी कुछ महिलाएं दंग रह गईं। अचानक प्रकट हुए इस आदमी को सिर्फ कूल शब्द से बयां करना मुश्किल है। उसका व्यवहार उसकी फिजूल खर्ची को छिपा नहीं पा रहा था। उसकी एक ठंडी नजर ही किसी को बेरहमी से अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। हे भगवान, यह आदमी कौन है? ये तो बहुत अच्छा है। वह सिर्फ सुंदर नहीं है, यह उसकी आभा है। बहुत करिश्माई, बहुत मर्दाना। मैंने सोचा था कि चेंग्यून एक आदमी जितना मर्दाना हो सकता है, लेकिन इस आदमी के सामने वह कुछ भी नहीं है। मिस वांग बस लू टिंगजियाओ को घूरती रहीं, शर्मा गईं। उनके सामने वाला आदमी मानो देवता था। वह उनके सपनों के राजकुमार की परिभाषा था। उसे देखते ही उन्हें अचानक लगा कि जिन प्यारे लड़कों पर उन्हें गर्व था, वे सब उसके सामने बेकार थे। अध्याय 342, वह मेरी आंखों का तारा है। जब उसने देखा कि निंगशी अचानक प्रकट हुए इस आदमी को किस तरह घूर रही है, तो उस महिला ने उस पर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें ऐसे आदमी को घूरने का भी अधिकार है? इन मूर्खों की बदौलत निंगशी धैर्य के एक नए स्तर पर पहुंच रही थी। मिस्टर ल्यू, क्या आपके पास कोई ऑर्डर है? बारमैन जल्दी से आया और उस आदमी की तरफ देखने लगा। कार्लोस बार लू कॉर्पोरेशन के अधीन था। यह अच्छी बात थी कि मैनेजर ने इस साधारण बॉस को पहले भी देखा था, इसलिए पहली ही नजर में इतनी यादगार छाप के बाद उसने उसे तुरंत पहचान लिया। मैनेजर को पता था कि बॉस को ये पसंद नहीं कि लोग उसे जानें, इसलिए उसने उसे मिस्टर लू कहकर संबोधित किया। सबकी नजर मुझ पर रखो, लू टिंगजियाओ ने सहजता से कहा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया। लू टिंगजियाओ की बातें सुनकर सभी लोग खुश हो गए। मैनेजर के घबराए हुए व्यवहार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह आदमी कोई बड़ा आदमी है और शायद बहुत अमीर भी। उसने जो किया उससे यह बात और पुख्ता हो गई। महिला ने लू टिंगजियाओ को लालच भरी नजरों से देखा, क्योंकि उसने देखा था कि वह कितना उदार है।
वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। वह धड़कते दिल के साथ उसकी ओर बढ़ी और अपना परिचय देते हुए बोली, तो मिस्टर लू, मैं वांग कॉर्पोरेशन से वांग रुलान हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप अभी काम पर हैं और क्या मुझे आपसे कुछ ड्रिंक्स पर निजी बातचीत करने का सौभाग्य मिलेगा। एक खूबसूरत चेहरा, आकर्षण और मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि, क्या ही कमाल का मेल है। आज रात सभी ग्राहकों के बिल आसानी से करोड़ों में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस आदमी को तो जैसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। कितना आकर्षक था यह आदमी, और उसका उपनाम लू था। क्या वह संभवतः शाही परिवार के महानतम सदस्यों से संबंधित हो सकता है। लू टिंगजियाओ ने ठंडे भाव से उस महिला की ओर देखा और उससे कहा, इस प्रश्न के लिए आपको किसी और से पूछना होगा। अगर वह इससे सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये कौन है? महिला ने तुरंत पूछा। लू टिंगजियाओ ने निंग शी की ओर सिर हिलाया, उसकी तरफ। निंग शी आश्चर्यचकित और अवाक थी। क्या? इस चुड़ैल से पूछो। महिला हैरान और उलझन में थी। लू टिंगजियाओ ने उसे ठंडी निगाह से देखा। माफ कीजिए मिस, कृपया जो कुछ आपने अभी कहा है उसे वापस लीजिए और उससे माफी मांगिए। वह मेरी आंखों का तारा है। मानो उनके शब्द काफी चौंकाने वाले नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, बहुत बुरा हुआ, वह अभी भी मेरी नहीं है। तुम्हारी आंखों का तारा? महिला अविश्वास से चिल्लाई। ये कैसे संभव है? ऐसे आदमी को तो सिर्फ अपनी हैसियत वाली औरत के लायक होना चाहिए, लेकिन वह इतनी गंदी औरत के पीछे जा रहा था। क्या तुम्हें सचमुच ऐसी औरत पसंद है? क्या तुम्हें पता है कि वह कितनी गंदी है और कितने लोगों के साथ सो चुकी है? महिला इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी। लू निंगशी ने देखा कि लू टिंगजियाओ उसके लिए बहस कर रहा था और वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसने शांति से उसे चेतावनी भरी नजर से देखा और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। लू टिंगजियाओ ने निंगशी के साथ कितनी कोमलता से व्यवहार किया, ये देखकर उस महिला का चेहरा सचमुच लाल हो गया। उसने कहा, मिस्टर लू, उसके जैसे किसी के बहकावे में मत आना। वह बस आपको पाने के लिए छल कर रही है। आखिरकार उसे बस और पैसे चाहिए। उसने अपने पस से सारे पैसे और कार्ड निंगशी के पैरों पर फेंक दिए। दूर हो जाओ इस आदमी से। कितना चाहिए? मुझे कीमत बताओ। महिला के बगल में खड़ी कुछ महिलाएं भी उसके साथ बोलीं, क्या आप जैसे लोगों को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए? कोई कीमत बताओ, हमारी बहन लैन उसे वहन कर सकेगी। लू टिंगजियाओ चुपचाप उस महिला को पागलों की तरह पैसे फेंकते हुए देखता रहा, फिर शांति से बोला, मेरी आंखों का तारा होने के अलावा वह मेरी वरिष्ठ अधिकारी और मेरी बॉस भी है। आज रात जो असल में सबको ड्रिंक्स पिला रही है वह वही है। तो अब तुम न सिर्फ मेरी बॉस की शराब पी रही हो, बल्कि उनका अपमान भी कर रही हो सके तो कृपया पहले पी गई सारी ड्रिंक्स उगल दो। सभी के अविश्वास की अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना लू टिंगजियाओ ने अवाक मिस्टर ली की ओर देखा। बेशक आप भी। अध्याय 343, पत्नी की रक्षा करने वाला शैतान भड़क उठता है। उस समय बार में मौजूद सभी लोग अचानक मूर्ति की तरह अकड़ गए, स्तब्ध रह गए। उनके सामने खड़ा आदमी स्पष्ट रूप से कोई असाधारण व्यक्ति था, इसलिए उसकी पहचान पहले से ही काफी डरावनी थी। और अब यह आदमी कह रहा था कि जिस औरत पर वे वेश्या होने का आरोप लगा रहे थे वह उसकी वरिष्ठ, उसकी बॉस थी। तो फिर ये औरत दुनिया में कौन हो सकती है? अब उन्होंने किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया था? ये तो पागलपन है। ये औरत उसकी वरिष्ठ है, उसकी बॉस। क्या मैं गलत हूँ? ये कैसे हो सकता है? आप निश्चित रूप से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वह हमसे झूठ क्यों बोलेगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? इसके अलावा इस आदमी लू का उसके प्रति रवैया केवल प्रशंसा, प्रेम और अत्यंत सम्मान से भरा था। क्या ये हो सकता है कि यह महिला वास्तव में उसकी बॉस हो? हे भगवान! और अभी तो वह उस पर पैसे फेंकती रही। इस बार तो उसने सचमुच खुद को शर्मिंदा कर लिया है। हकीकत में कालोस बार में हमेशा से ही छिपे हुए रत्न और व्यक्तित्व मौजूद रहे थे। कोई भी व्यक्ति जो कम आकर्षक कपड़े पहनता है वह बड़ा बॉस हो सकता है। इसलिए जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा उतना ही उन्हें लगा कि यह संभव है। अचानक सबके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने निंगशी को ऐसे देखा जैसे किसी भूत को देख रहे हों। हम तो खत्म हो गए। मैं पहले भी उसे चुड़ैल कहता रहा था। हे भगवान, मैं भी। हमने खुद को बर्बाद कर लिया है। इस बार हम सचमुच मुसीबत में पड़ गए हैं। हम किसी को भी नाराज कर सकते हैं, लेकिन उसके जैसी किसी को नहीं। जबकि हर कोई सदमे में था, निंगशी भावशून्य थी क्योंकि उसके विचार उलझे हुए थे और वह बहुत कुछ व्यक्त करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना चेहरा सीधा रखा। फिर भी कोई भी देख सकता था कि वह गहरी सोच में थी, जिससे वहां मौजूद लोग और भी अधिक भयभीत हो गए। मैं कुछ कहूं या नहीं? उसने मन ही मन सोचा। चूंकि उन्होंने उसके जैसे किसी व्यक्ति को अपमानित किया है तो क्या वे आज रात बार से बिना किसी परेशानी के बाहर निकल सकेंगे? अचानक कोई नहीं बता सका कि पहले किसने शुरू किया, लेकिन उल्टी की आवाज हवा में भर गई। ऐसा लगा जैसे कि इससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई और जल्द ही पूरा स्थान घुटन से भर गया। हालांकि लू टिंगजियाओ ने सिर्फ वांग रुलान और मिस्टर ली को ही बुलाया था, लेकिन कई और लोगों ने भी पहले निंगशी का अपमान किया था। वांग रुलान और मिस्टर ली के सामने वे लोग कुछ भी नहीं थे, इसलिए उन्हें लगा कि उनके पास पहले शराब उगलने के अलावा कोई चारा नहीं है। आखिर ये तो बस उल्टी ही थी। निंगशी और लू टिंगजियाओ के साथ झंझट में पड़ने से तो ये बेहतर ही होगा। अपने आसपास के सभी लोगों को एक एक करके शराब उगलते देख मिस वांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर लू टिंगजियाओ की तरफ देखा, मानो दया की उम्मीद कर रही हो। फिर भी जब उसने ऊपर देखा तो उसे बस उसकी गर्व भरी आंखें ही दिखाई दीं। वह बहुत डरी हुई थी, इसलिए खुद को और रोक नहीं पाई और उसने सब उगल दिया।
जब उन्होंने देखा कि सभी ने उल्टी कर दी है तो मिस्टर ली, जो हठी होने का नाटक कर रहे थे, अब और नहीं रोक सके और शराब निकालने के लिए अपनी उंगलियां अपने गले में डाल लीं। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि हीरो बनने की उसकी योजना इस बदसूरत दृश्य में बदल जाएगी। पूरा बार आंत और शराब की अप्रिय गंध से भरा हुआ था और यह एक अमानवीय दृश्य था। लू टिंगजियाओ ने बेपरवाही से अपना कोट उतारा और निंगक्षी को गंदा होने से बचाने के लिए उसे उड़ा दिया। फिर बिना पीछे मुड़े ही उसे दरवाजे की ओर ले गया। उसी समय बार की दूसरी मंजिल पर लू जिंगली ने सदमे में तरबूज के बीजों का एक थैला पकड़ लिया। यीशु, जब शैतान अपनी पत्नी की रक्षा के लिए भड़का तो वह सचमुच भयानक हो गया। लू जिंगली ने अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, लेकिन भाई, अगर तुम भड़कना चाहते हो तो तुम्हें इसके परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा बार है और व्यापार प्रभावित हो सकता है। ठीक है, इस आदमी के दिमाग में तो बस अपनी बीवी ही है। धंधा भाड़ में जाए, है ना? अध्याय 344। आज रात तुम बहुत सुंदर हो। बार के बाहर एक सड़क थी जिसके दोनों ओर गिंको के पेड़ थे। रात ठंडी थी। एक जोड़ा शांत सड़क पर धीरे धीरे टहल रहा था। क्या तुम ठीक हो? लू टिंगजियाओ ने चिंता से पूछा। निंगक्षी ने सिर हिलाया। वह अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। तुम अचानक वहाँ कैसे आ गईं? मैं ऊपर कुछ मामलों पर चर्चा कर रहा था और अभी अभी समाप्त हुआ। जब मैं जाने वाला था तब मैंने तुम्हें देखा, लू टिंगजियाओ ने समझाया। ओह, निंगक्षी को वास्तव में समझ नहीं आया कि क्या कहे और उसने बस जवाब दिया, मुझे उस स्थिति से बचाने के लिए धन्यवाद। लू टिंगजियाओ ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, अगर मैं आगे नहीं भी आया तो भी तुम इसे खुद ही सुलझा लोगी। मैं बस नहीं चाहता था कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने पड़ें। निंगक्षी का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसकी धीमी, कर्कश आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने गला साफ किया और बात बदलने की कोशिश की। ठीक है, तुमने उन्हें क्यों बताया कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? साफ है, तुम ही मेरे बॉस हो। लगता है तुमने गड़बड़ कर दी है। आपके लिए बॉस की भूमिका क्या है? लू टिंगजियाओ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे दूसरा प्रश्न पूछ दिया। एक बॉस की भूमिका? निंगक्षी ने इसके बारे में सोचा, फिर जवाब दिया, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे मासिक वेतन देता हो, क्योंकि मैं उसकी कमाई में मदद करती हूँ और उसके सभी आदेशों का पालन करती हूँ। मम्मा, लू टिंगजियाओ ने सिर हिलाया। निंगक्षी अवाक और हक्की बक्की रह गई। उसकी इस प्रतिक्रिया का क्या मतलब था? अगले ही पल उसे अचानक समझ आ गया। उसके स्पष्टीकरण के आधार पर क्या बॉस की परिभाषा पत्नी जैसी नहीं होगी? यह उसके जीवन का सबसे लंबा रास्ता था, शैतान के जाल की ओर जाने वाला रास्ता। अब बहुत देर हो चुकी है, पहले मैं आगे बढ़ूंगी। आज रात के लिए शुक्रिया। निंगक्षी ने अपने जाने की घोषणा की। लू टिंगजियाओ अपने पार्किंग स्थल की ओर जा रहा था, इसलिए उसने अपनी कार का यात्री दरवाजा खोला और कहा, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। निंगक्षी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, मैं अपने लिए टैक्सी बुला सकती हूँ। लू टिंगजियाओ ने तब जवाब दिया, आज रात तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुरक्षित नहीं है। निंगक्षी एक बार फिर चुप हो गई। उसने फैसला किया कि अब से उसे उसकी छेड़खानी से बचने के लिए चुप रहना चाहिए। आखिरकार लू टिंगजियाओ ने उसे उसके अपार्टमेंट में भेज दिया। निंगक्षी ने राहत की सांस ली क्योंकि वह आखिरकार घर पहुंच गई थी। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, शुक्रिया बॉस, मैं अब ऊपर जाती हूँ। निंगक्षी, लू टिंगजियाओ ने अचानक उसे रोकने के लिए पुकारा। हाँ, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए गले लगा सकती हूँ? लू टिंगजियाओ ने धीमी आवाज में पूछा, मानो उसे डर हो कि उसके अलावा कोई और सुन लेगा। निंगक्षी हैरान रह गई। तारे चमक रहे थे और हवा मंद मंद बह रही थी। चांदनी रात में लू टिंगजियाओ की आंखें मनमोहक रूप से कोमल थीं। धत तेरी की, उसकी प्रलोभन कला बहुत ही चिकनी थी और उसे लगा कि उसके प्रतिरोध के द्वार अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे। वह जानती थी कि वह उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है और जानती थी कि उसका हर कदम एक योजना के पीछे छिपा है, जिसका कोई न कोई मकसद जरूर है। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाई। जिसे वो पसंद करता है, उसकी छेड़खानी को भला कौन नजरअंदाज कर सकता है? वो इस बात के लिए निश्चित रूप से पुरस्कार की हकदार थी कि वो हर वक्त इसका विरोध कर सकती थी। क्या करें, क्या करें, क्या करें? सहमत हों या असहमत हों? जैसे जैसे माहौल यौन तनाव से तनावपूर्ण होता गया, निंगक्षी का मोबाइल फोन अचानक बज उठा, जिससे आधी रात की शांत हवा में अचानक खलल पड़ गया। निंगक्षी अभी भी असमंजस में थी कि क्या करे, जब उसने अनिच्छा से अपने फोन की तरफ देखा। जब उसने फोन साफ देखा तो उसका खून जम गया। फोन स्क्रीन पर एक वाक्य लिखा था, मेरे प्यारे, उसकी बात मान लो और देखो क्या होता है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। __, वाइस। धत तेरी की। अध्याय 345। मेरे प्रिय, अच्छा बनो। सीओ लू, अब बहुत देर हो चुकी है और आज रात चांद बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ, आपको जल्दी घर जाना चाहिए। मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। हाँ, अलविदा। निंगक्षी ने जल्दी से अलविदा कहा और फिर एक पल में गायब हो गई। उसे पता भी नहीं चला कि उसने लू टिंगजियाओ से क्या कहा। लू टिंगजियाओ उसी जगह रुका रहा। पहले उसने लड़की की पीठ देखी, जैसे वह भाग रही हो। फिर उसने अपना सिर उठाया और अंधेरे में देखा। जब तक निंगक्षी किसी तरह दौड़कर अपने अपार्टमेंट में नहीं पहुंची और दरवाजा बंद नहीं कर लिया, तब तक उसका दिल शांत नहीं हुआ। वह इतनी तेज भागी कि लगभग लड़खड़ा गई। कई गहरी सांसें लेने के बाद उसने अपना फोन फिर से निकाला। मेरे प्यारे, उसकी बात मान लो और देखो क्या होता है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। __, वाइस। उसने संदेश को गलत नहीं समझा।
उसने उस दुष्ट स्माइली चेहरे को पहचान लिया जो एक व्यक्ति लोगों को धमकाते समय इस्तेमाल करना पसंद करता था। क्या हो रहा था? क्या हो सकता है कि वह पास ही था? निंगशी के हाथ कांप रहे थे जब वह बार बार अपने अपार्टमेंट में इधर उधर घूम रही थी। आखिरकार उसने बेतहाशा अटकलें लगाना बंद कर दिया और उसे फोन किया। फोन के दूसरी तरफ वाला व्यक्ति तुरंत फोन न उठाकर जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। जब फोन वॉइसमेल पर जाने वाला था तभी उसने धीरे से आलस भरी आवाज में जवाब दिया, हेलो, तुम कहाँ हो? निंगशी ने सीधे सवाल पूछा। लास वेगास। तुम मेरे साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? हाँ, अगर मैं सचमुच पास में होता तो क्या तुम सोचती कि तुम मुझे अभी फोन कर पाओगी? आदमी ने अमित स्वर में चिढ़ाते हुए कहा। क्या तुमने मुझ पर जासूसी करने के लिए किसी को रखा है? उफ़, मेरे बारे में इतना बुरा मत सोचो। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें कैसे पता। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम क्या हासिल करना चाहती हो? निंगशी ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए पूछा। यह एक राज है। पफट, मेरी प्यारी, अच्छा रहो। मुझे उम्मीद है कि आज रात जो हुआ उसकी अगली बार कोई घटना नहीं होगी, समझी? हेलो हेलो हेलो। फोन कट गया। निंगशी इतनी गुस्से में थी कि उसने बिस्तर पर जोर से मुक्का मारा। उस रात के बाद निंगशी हर दिन बेचैनी से रहने लगी। कहीं अचानक उस आदमी के प्रकट हो जाने का डर उसे मानसिक रूप से परेशान करता रहा। उन्होंने शूटिंग के आखिरी दिन तक इसे सुरक्षित रूप से सहन किया। आखिरकार अब आखिरी सीन शूट होना था। निंगशी कल रात से ही तनाव में थी और अपनी तैयारी जारी रखे हुए थी। ये दृश्य मेंग चांगे की मृत्यु से पहले का था और पूरे नाटक का आखिरी दृश्य था। ये सुन हुआनकिन की मृत्यु से भी ज्यादा चरमोत्कर्ष पर था। इतना कि निंगशी को भी यकीन नहीं था कि वह इस दृश्य को निभाने के लिए जरूरी कौशल रखती है। पूरे ड्रामा शूट में ये पहली बार था जब निंगशी घबराई हुई थी, क्योंकि वो शो के अपने किरदार में इतनी डूबी हुई थी। निंगशी ने सेट पर आते ही लोगों की अजीब नजरों पर ध्यान नहीं दिया। तभी फोन किया उसके पास आया और बोला, निंगशी, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गई। तुम्हारे लिए एक पत्र है। लगता है तुम्हारा कोई प्रशंसक है। निंगशी अभी भी मेंग चांगे की जीवन गाथा याद कर रही थी ताकि अपने किरदार की मृत्यु से पहले की भावनाओं को निखार सके। वह बेहद घबराई हुई थी, इसलिए शारीरिक रूप से मौजूद होने के बावजूद उसका मन कहीं और था। हालांकि उसकी आंखों ने फांगिया को अपने सामने देखा था, लेकिन उसने फांगिया की बात बिल्कुल नहीं सुनी। फांगिया ने अपने हाथ में एक गुलाबी रंग का अक्षर पकड़ा हुआ था और अक्षर के कोने पर दो बहुत ही सूक्ष्म अक्षर उकेरे हुए थे, यस। फांगिया ने उसके सामने पत्र लहराया और फिर कहा, निंगशी, तुम स्क्रिप्ट पढ़ रही हो, है ना? चूंकि तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ूंगी। अध्याय 346, अद्भुत प्रेम पत्र। आसपास के लोग पत्र की विषय वस्तु को पढ़कर जोर जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। फांगिया ने इसे जोर से पढ़ा। मेरे प्यारे शी, मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे चूहे अपने चावल से प्यार करते हैं, जैसे बिल्ली अपनी मछली से प्यार करती है, जैसे कुत्ता अपनी हड्डी से प्यार करता है। फांगिया ने हास्यपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण लहजे में पढ़ा। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग उसे घेर रहे थे, सभी लोग एक साथ हंस रहे थे। हा, ये तो बहुत मजेदार है। ये प्रेम पत्र तो बिल्कुल पुराने जमाने का है। क्या इस व्यक्ति ने प्राइमरी स्कूल से स्नातक भी किया है, या शायद वह किंडरगार्टन तक ही सीमित रह गया? आजकल भी लोग प्रेम पत्र लिखते हैं। मैं तो नशे में हूँ। यह आदमी कौन है? क्या अब भी पूछने की जरूरत है? यह कोई बेचारा सन की प्रशंसक ही होगा। ज्यादा गंभीर हो जाओ, मैंने पढ़ना अभी खत्म नहीं किया है। फांगिया ने उन्हें घूरा, फिर पढ़ना जारी रखा। अब मैं आपको कल रात के उत्सव के रात्रिभोज के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और प्यार देता हूँ। मैं आपके लिए एक ऐसा उपहार लाऊंगा जो सबसे सम्मानजनक, सबसे आकर्षक और आपकी बुद्धिमत्ता और कुलीनता के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यहाँ तक पढ़ते हुए फांगिया अब और खुद को रोक नहीं पाई। हाँ, मैं अब और नहीं बोल सकती। ये बहुत मजेदार है, कोई मुझे बचा ले। इस आदमी में न सिर्फ कोई संस्कृति है, बल्कि यह बहुत बेवकूफ भी है। ये सचमुच बड़ी बड़ी बातें करता है। एक ऐसा तोहफा जो सबसे सम्मानजनक और सबसे लुभावना है। क्या ये कल डिनर पर खुदाई करने वाली मशीन भेजने वाला है? ये तो निंगशी के बड़प्पन के बिल्कुल अनुरूप है। सब हंस पड़े। शायद ट्रैक्टर भी। यह मक्के की रोटी से भरा ट्रक भी हो सकता है। अंदाजा लगाना बंद करो, मकई की रोटी से भरा एक ट्रक बहुत महंगा होगा, जानते हो? छी, गरीब होकर भी बड़ा बनने का नाटक करना बहुत हो गया। ऐसे लोगों से मुझे घिन आती है। निंगशी को इतने घिनौने प्रशंसक कैसे मिले? हे, क्या ये कहावत नहीं है कि आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके जैसे हैं? वहाँ और भी शोरगुल हो गया। बीच में खड़ी निंगशी ने इस दौरान कुछ नहीं कहा। फिर उसने सबको जोर से चुप करा दिया। चुप रहो। फांगिया ने अपना मुंह बंद रखा और सभी ने अपनी आवाज धीमी कर ली। इसके बाद निंगशी अपनी स्क्रिप्ट लेकर खड़ी हो गई और बिना किसी भावना के भीड़ के बीच से सीधे गो किशेक की दिशा में चली गई। दरअसल जब फांगिया और उनका ग्रुप बातें कर रहा था, निंगशी बस यूं ही घुरघुराहट की आवाजें निकाल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि वे क्या बातें कर रहे हैं। उसने प्रेम पत्र पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वह बस किसी भी तरह के ध्यान भटकने से बचने और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। निंगशी के जाते ही सभी लोग गपशप करने लगे। छी, ये आदमी इतना बड़ा बनने का नाटक क्यों कर रहा है? फांगिया ने चिट्ठी को झुंझलाकर फेंक दिया, ये सोचकर कि निंगशी तो बस शर्मिंदगी से बच निकली है। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, शर्म तो उसे भी आती है। क्या वो पहले भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं दिखती थी? मनोरंजन जगत की सबसे खूबसूरत लड़की होना, सबसे ज्यादा प्रशंसक होना वगैरह। शूटिंग के पहले ही दिन फूल और हीरे जैसे अनगिनत उपहार पाना।
अब क्या, उसके प्रशंसकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। वे फूल और हीरे किसी असभ्य मूर्ख द्वारा भेजे गए होंगे। वे सु यान जैसे सज्जन की तुलना कैसे कर सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि निंग शी ने अपनी शक्ल दिखाने के लिए ही कुछ समर्थक ढूंढ लिए हों? ये संभव है क्योंकि उस समय निंग जुएलुओ को उस बेहद खूबसूरत सज्जन सु यान से सारी सुर्खियां मिल रही थीं। शायद वह खुद को कमतर नहीं समझना चाहती थी। ये बात सुनकर फोंगिया की आंखें चमक उठी और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली और सभी को गुप्त स्वर में बताया, सु यान की बात करते हुए मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला रहस्य बताने जा रही हूँ। अध्याय 347 रहस्यमय आश्चर्य। एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला रहस्य? क्या रहस्य है? हमें जल्दी बताओ। हाँ, हमें तंग करना बंद करो। सबको गपशप पसंद थी, और अगर वो राज हो तो और भी क्या। लगभग सभी लोग फांगिया के सामने जमा हो गए। फेंगिया संतुष्ट थी क्योंकि सभी की उत्सुकता चरम पर थी और उसने नाटकीय ढंग से घोषणा की, कल रात के उत्सव के खाने के दौरान सु यान निंग जुएलुओ को प्रपोज करेगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सबके जबड़े खुले रह गए। ये सचमुच बहुत बड़ी खबर थी। एक क्षण की स्तब्ध चुप्पी के बाद सभी ने उससे विस्तृत जानकारी के लिए प्रश्नों की बौछार कर दी। हे भगवान, क्या ये सच है? एक जीवंत प्रस्ताव, कितना रोमांटिक। फेंगिया, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? फेंगिया ने गर्व से कहा, निंग जुएलुओ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए निश्चित रूप से सु यान मुझे पहले ही बता देगा और मुझे उसके साथ विवरणों पर समन्वय करने देगा। बेहतर होगा कि आप सभी इसे गुप्त रखें और जुएलुओ को पता न चलने दें, अन्यथा बिल्ली बैग से बाहर आ जाएगी। ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। फांगिया ने शेखी बघारते हुए कहा, कल का हमारा जश्न का डिनर, होटल में ठहरने की व्यवस्था और भोज सब सु परिवार द्वारा प्रायोजित होगा। यह शायद एक बड़ा सरप्राइज होगा। वाह, मुझे निंग जुएलुओ से बहुत ईर्ष्या हो रही है। हे भगवान, ये तो साल की सबसे बड़ी खबर होगी। बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे खुशी हो रही है। वह बहुत अच्छा इंसान है और वह बहुत मेहनत कर रहा है। अचानक समूह में से किसी ने पूछा, चूंकि निंग शी हमेशा निंग जुएलुओ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करती रही है, तो क्या इस बार वह वास्तव में नाराज नहीं होगी? फेंगिया ने उपहास किया, हा, क्या तुम लोगों को एहसास नहीं है? निंग शी ने पहले ही सुन लिया होगा कि सु यान प्रपोज करने वाली है। क्या तुमने नहीं देखा कि वह आज कितनी दुखी थी? सबने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं, आज वह उदास लग रही है। उसका मूड बहुत खराब है। कोई और अचानक हंसा, हा, मेरे मन में अचानक यह विचार आया, क्या निंग कसी का ये सम की प्रशंसक कल के जश्न के खाने में कोई सरप्राइज तैयार करेगा? अगर यह सु यान की योजना से टकराता है, तो क्या इससे निंग कसी की छवि खराब नहीं हो जाएगी? हा, प्रेम पत्र के बारे में सोचकर मुझे हंसी आ रही है। कोई इतना अजीब कैसे हो सकता है? कौन जानता है कि वह क्या लाएगा? फेंगिया ने घृणा से बुदबुदाया, उसने खुद ही यह सब अपने ऊपर लाद लिया, खुद को किसी के भी साथ जोड़ लिया। उसके आसपास इतने नीच लोग होने के बावजूद उसे जुएलुओ से ईर्ष्या करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सबके जाने के बाद फोंगिया को लगा कि उसने कुछ कर दिखाया है। फिर उसने चुपके से चांग ली को मैसेज किया, बहन चांग, सब कुछ हो गया। अफवाहें फैल गई हैं। भगवान भी हमारे साथ हैं क्योंकि निंग शी का एक अजीबोगरीब फैन है जो उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करने वाला है। इसी समय कंट्री एफ में लेडोइन नामक एक मिशेलिन 3 सितारा उच्च श्रेणी का रेस्तरां है। जब रसोई का काम करने वाले लोग भोज की तैयारी में व्यस्त थे, तभी कार्यकारी शेफ को अचानक लास वेगास से फोन आया। एलेन ने अपना काम रोक दिया। उसने अपना एप्रन उतारकर अपने सहायक शेफ को दिया और गंभीर स्वर में उन्हें आदेश दिया, मैं अब कंट्री सी जा रहा हूँ, एक डिनर के लिए सहायक शेफ बनने, जो आखिरी मिनट में बुलाया गया है। मैं यहाँ सब कुछ आप लोगों पर छोड़ता हूँ। दूसरे शेफ हैरान रह गए और एक दूसरे को असमंजस में देखने लगे। अभी इसी वक्त आपका शेड्यूल आमतौर पर कम से कम 6 महीने पहले से बुक होना चाहिए, चाहे ग्राहक कितना भी सम्मानित क्यों न हो। इस बार ऐसा कैसे? अध्याय 348 दुनिया खत्म हो गई। मैंने गलत तो नहीं सुना? आपने कहा था कि आप सहायक शेफ बनने जा रहे हैं, तो फिर मुख्य शेफ कौन है? कौन इतना योग्य है कि आप उसका सहायक बन सकें? इस व्यक्ति का सहायक बन पाना मेरे लिए सम्मान की बात है, एलेन ने सम्मानपूर्वक कहा। बाकी रसोइये हैरान थे। एलेन को स्वेच्छा से उप शेफ बनाने के लिए वे अंदाजा लगा सकते थे कि यह मास्टर कौन है, लेकिन इस मास्टर को आमंत्रित करना तो अलग ही बात थी। तो फिर इस डिनर की मेजबानी कौन कर रहा था? जिज्ञासावश एक रसोइये ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि इस बार आप किसके लिए खाना बना रहे हैं? एलेन को यकीन नहीं था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनमें से एक महिला निंग शी है। निंग शी? ये कौन है? सब असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। अचानक उनमें से एक को कुछ याद आया और उसने पूछा, आपका छात्र विलियम फी भी कंट्री सी से है, शायद उसे पता हो कि ये आदरणीय महिला कौन है। क्या वो उनके साथ डिनर पर आएगा? विलियम, एलेन ने पूछा, फिर अपना सिर हिलाया। अगर मुझे सिर्फ सहायक शेफ के रूप में नियुक्त किया गया होता तो वह योग्य नहीं होता। ओह, एलेन के प्रति सभी का सम्मान बढ़ गया। निंग शी को मिशेलिन स्टार किचन में हुए इस बदलाव का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह गुओ किशेग और पटकथा लेखक ये लिंगलों के साथ अपने सीन पर चर्चा करने में व्यस्त थी। कुछ समय की तैयारी के बाद निंग शी ने अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया, एक गहरी सांस ली और गुओ किशेग से कहा, निर्देशक, मैं अब ये कर सकती हूँ। अच्छा। गुओ किशेग ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, चलो शुरू करते हैं। गुओ किशेग ने सभी विभागों को तैयार रहने के लिए सूचित किया,
फिर लाउडस्पीकर से चिल्लाया, 3, 2, 1, कार्रवाई। जब गोलीबारी शुरू हुई तो सभी लोग चुप हो गए। आखिरकार ये द वर्ल्ड का आखिरी दृश्य था। अंत। तीनों मर चुके थे, जासूस, राजकुमारी शियान और भ्रष्ट सम्राट। मेंग चांगे को अंततः अपना बदला मिल गया। बदला लेने के लिए उसका अगला निशाना वह दुनिया थी जिसने उसके मेंग परिवार के बहादुर लोगों को छोड़ दिया था और उनके साथ विश्वासघात किया था। फिर भी आखिरी पल में अपने वंश में ऐतिहासिक जनरलों के खून के साथ वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सकी। अंत में उसने चट्टान से कूदने का फैसला किया और ऐसा करके उसने पुरुष नायक की इच्छा पूरी की। निंगशी को इस दृश्य को बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वह ये तय नहीं कर पा रही थी कि मेंग चांगे द्वारा आत्महत्या किए जाने पर वह किस भावना को चित्रित करे। क्या मेंग चांगे को गुस्सा आ रहा था? क्या वह अनिच्छुक थी या वह निराश थी? निंगशी यह सोचकर लगभग पागल हो गई। फिर भी निंगशी ने दृश्य को बखूबी निभाया। मेंग चांगे ने चटक लाल दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था और सुन हुआनकी की स्मृति पट्टिका को अपने सीने से लगाए हुए थी। उसमें न तो कोई क्रोध था और न ही कोई अनिच्छा, न ही कोई निराशा या पुरानी यादें। उसके चेहरे पर बस एक छोटी बच्ची जैसी आशंका थी, मानो वह सुन हुआनकिंग से अपनी पहली मुलाकात को फिर से जी रही हो। उसने आंखें बंद की, एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी और नीचे कूद गई। निंगशी ने इस किरदार को अपने असली रूप में पेश करने का तरीका चुना। उसने मेंग चांगे को उसके अंतिम क्षणों में एक बेफिक्र बच्ची में बदल दिया। चट्टान से कूदने का दृश्य बेहद मार्मिक था। इसमें उदासी का जरा भी भाव नहीं था, लेकिन सेट पर मौजूद लगभग सभी लोगों की आंखें भर आईं। वे खालीपन महसूस कर रहे थे और उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण चीज खो दी हो। मूल अंत में मेंग चांगे को पुरुष और महिला नायक के हाथों मरते हुए दिखाया गया था, लेकिन इस पुनर्व्यवस्था के बाद, हालांकि यह केवल आत्महत्या और हत्या के बीच का अंतर ही लगता था, इसने अंत को एक बिल्कुल अलग स्वर दिया। अंतिम दृश्य समाप्त हो गया था। दुनिया खत्म हो गई थी। अध्याय 349, शापित प्रेम पत्र। हमने कर दिखाया। आखिरकार हमने कर दिखाया। सभी लोग खुशी से झूम उठे, कुछ तो इतने भावुक हो गए कि अपने आंसू नहीं रोक पाए। निंगशी भी शब्दों से परे आभारी थी। उसका पहला नाटक आखिरकार खत्म हो गया था। जब वह अपने निजी शौचालय में वापस लौटी तो निंगशी अपने निर्धारित कपड़े बदले बिना ही थककर ड्रेसिंग टेबल पर गिर पड़ी। तभी जियो ताओ उसके कमरे में दौड़ते हुए आया और बोला, बहन शी, आखिरकार तुमने शूटिंग पूरी कर ली। निंगशी ने कमजोरी से हाथ हिलाया। अब क्या हुआ मेरी प्यारी? अगर कुछ हुआ तो क्या तुम मुझे बाद में बता सकती हो? मेरा दिमाग अभी थोड़ा धुंधला है, मैं ठीक से सोच नहीं पा रही हूँ। जियो ताओ इंतजार नहीं कर सका। यह इंतजार नहीं कर सकता। बहन शी, क्या आप जानती हैं कि नाटक टीम आपकी पीठ पीछे आपके बारे में क्या कह रही है? क्या? मेरा क्या? उसने तो सिर्फ एक सीन शूट किया था, क्या हो सकता था? जियो ताओ ने उत्सुकता से कहा, फोंगिया ने आपके सामने वह प्रेम पत्र पहले ही पढ़ लिया है। आप अभी भी भ्रमित क्यों हैं? मुझे लगता है कि फेंगिया ने कुछ पढ़ा था, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या। जो पहले मेरे सामने पढ़ा था। तुमने क्या कहा था कि वह क्या था? एक प्रेम पत्र। निंगशी हैरान थी। वह पहले से ही उस दृश्य की तैयारी में अपने किरदार में डूबी हुई थी। उसे बस इतना पता था कि लोगों का एक समूह उसके सामने बहुत शोर मचा रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। जियाओ ताओ ने हार मानकर हाथ ऊपर उठा दिए। उसने झुर्रीदार, मुड़ा हुआ गुलाबी पत्र उसे थमाते हुए कहा, खुद देख लो। निंगशी ने होश संभाला, सिर खुजाया और चिट्ठी ले ली। वह उसे मन ही मन पढ़ने लगी। मेरी प्यारी शी, मैं तुमसे वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे एक चूहा अपने चावल से करता है, जैसे एक बिल्ली अपनी मछली से करती है, जैसे एक पिल्ला अपनी हड्डी से करता है। यह क्या है? हाँ, निंगशी इसे और अधिक नहीं पढ़ सकी। वह लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो गई। यह क्या बकवास था? कौन जानता था कि अपने जीवनकाल में वह ऐसा अभिशप्त प्रेम पत्र देखेगी? यदि किसी की चीनी भाषा इतनी खराब है तो उसे दिखावा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये पढ़ना वास्तव में बहुत भयानक था। इससे आंखें भी दुखती थीं और ऐसी भयानक भाषा पाप करने के समान थी। आखिर वह उपहार क्या है जो सबसे अधिक सम्माननीय, सबसे अधिक आकर्षक तथा आपकी बुद्धिमत्ता और कुलीनता के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? सम्माननीय तो ठीक था, लेकिन सबसे आकर्षक वाला भाग क्या था? ये कमीना क्या बकवास करने की सोच रहा था? जितना अधिक जियाओ ताओ ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह चिंतित हो गई। बहन शी, आप यह नहीं जानते, लेकिन हर कोई आपको खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखने का इंतजार कर रहा है। मैंने ये भी सुना है कि कल रात के प्रक्षेपण के लिए सु यान निंगजुएलुओ को एक बड़ा आश्चर्य देने की तैयारी कर रहा है। ये बहुत संभावना है कि वह प्रस्ताव करने वाला है। आपके अनजान प्रशंसक ने भी कहा है कि वह आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार करना चाहता है। इस प्रस्ताव की तुलना में आपको बहुत शर्मिंदगी होगी। बहन शी, कल के जश्न के खाने में कृपया उसे आने मत देना। जगह मीडिया से भरी होगी, वरना आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। हा, निंगशी जोर से हंसी और आह भरी। तुम्हें क्या लगता है मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो? उसने मन ही मन सोचा। अगर मैं चाहूँ भी कि ऐसा न हो, तो भी मुझ में क्या ताकत है? निंगशी ने चिट्ठी मुट्ठी में भींच ली और उदास नजरों से देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि इस बार वो उससे बच नहीं पाएगी। फिलहाल वो बस यही सोच रही थी कि वो कमीना उसे सताए, बजाय इसके कि वो लू टिंगजियाओ से पंगा ले। पलक झपकते ही उत्सव के रात्रिभोज का दिन आ गया। कल निंगशी के आखिरी सीन में उसकी इतनी ऊर्जा खर्च हो गई थी कि वो अभी तक उबर नहीं पाई थी। वो बेसुध सी लग रही थी। आमतौर पर शूटिंग के बाद वह जितनी जल्दी हो सके अपने किरदार में ढल जाती थी।
लेकिन कल जैसी स्थिति में उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को पूरी तरह से उस दृश्य में डुबो दिया था। खुद को फिर से किरदार से अलग करने में काफी समय लगेगा। सरल शब्दों में कहें तो वर्तमान निंगशी अभी भी मिंग चांगे की आत्मा का आधा हिस्सा थी। अध्याय 350, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जीत लूंगा। जियाओ ताओ बहुत चिंतित हो गई क्योंकि उसे लगा कि निंगशी को गपशप का झटका लगा है और वह खुद को ऊर्जावान नहीं बना पा रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वह बस लिंग झिझी के आदेशों का पालन कर रही थी कि हमेशा की तरह काम करे और अपने हिसाब से काम करे। आज का मुख्य आकर्षण निश्चित रूप से निंग जुएलुओ होगा, इसलिए लिंग झिझी का आज निंगशी से एकमात्र अनुरोध केवल एक शब्द था, स्थिर। निंगशी ने अपने चेहरे पर शालीनता से मेकअप किया था, वह अलग नहीं दिखना चाहती थी और उसने नवीनतम शरद शीतकालीन संग्रह से एक शैंपेन रंग का चैनल गाउन पहना था। रात्रिभोज का आयोजन इंपीरियल के एकमात्र 6 सितारा होटल में किया गया। निंगशी थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी और उसने देखा कि उसके आसपास सभी क्रू मेंबर्स अभी भी सजावट में व्यस्त थे। सजावट का क्षेत्र लाल गुलाबों और दिल के आकार के गुब्बारों से भरा हुआ था। किसी अंधे व्यक्ति को यह नजरअंदाज करना पड़ेगा कि ये साफ तौर पर शादी के प्रस्ताव की तैयारियां थीं। इसके अलावा होटल तरह तरह के उपहारों से भी भरा हुआ था। ये उपहार सहयोगी कंपनियों और प्रशंसकों की ओर से थे। होटल इतना भरा हुआ था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। निंगशी ने उन शानदार तोहफों पर सरसरी नजर डाली और देखा कि कोने में एक उपहार की टोकरी रखी थी जिस पर लिखा था निंगशी का ग्लोबल फैन क्लब। उसका दिल खुश हो गया, अब तो उसका एक फैन क्लब भी बन गया है। भले ही यह निंग जुएलुओ और झाओ सिजोउ के उपहारों की तुलना में ज्यादा नहीं था, फिर भी वह पहले से ही बहुत खुश थी। हालांकि जियाओ ताओ को साफ तौर पर निराशा हुई। उसने सोचा कि निंगशी को कितने कम उपहार मिले, वे कितने कंजूस थे। जब पत्रकार बाद में ये देखेंगे तो उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखें। उन्होंने आह भरते हुए याद किया कि जब वह लेंग मन्यू में जाती थी तो उनका हर लॉन्च डिनर उपहारों के ढेर से भरा होता था। अब उसे निंगशी के साथ मिलकर शर्मिंदा होना पड़ सकता है क्योंकि निंग जुएलुओ जैसी हैसियत वाला कोई भी उन्हें मात दे सकता है। उसके दोस्त इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सबकी ईर्ष्या के शिखर से गर्त के गर्त में वही पहुंच गई। जितना वह इसके बारे में सोचती उतना ही दुखी होती। ये तब की बात है जब फैंगिया और उनके समूह ने बहुत शोर मचाते हुए प्रवेश करना शुरू कर दिया। वाह, ये जगह बहुत खूबसूरती से सजाई गई है। ये तो बहुत ही स्वप्निल है। मुझे आश्चर्य है कि इन सब की कीमत कितनी होगी। यहाँ तक कि पूरे होटल की बुकिंग पर भी बहुत बड़ी रकम खर्च होगी। इस बार होटल ने वाकई कमाई कर ली। चलो, नई सबसे लोकप्रिय महिला अभिनेत्री और सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाला पुरुष यहाँ अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। इतनी सनसनीखेज खबर के साथ ये होटल इसका इस्तेमाल अपना प्रचार करने के लिए भी कर सकता है। बेशक वे इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। जब भीड़ ने अपनी ओह और आह करना बंद कर दिया तो वे सभी अपने हाथों से अपने मुंह को ढककर हंसने लगे क्योंकि वे निंगशी के छोटे प्रशंसक द्वारा उपहार स्वरूप दी गई टोकरी को देख रहे थे। निंगशी के प्रशंसक ने उसे यह क्या दिया है? बस एक छोटी सी उपहार टोकरी, तो फिर वह वहाँ क्यों खड़ी है? वह उस साधारण आदमी के आश्चर्य की तलाश में तो नहीं होगी, है ना? उस अजीब आदमी से कुछ उम्मीद है? उसे जुएलुओ ने बहुत ज्यादा उकसाया होगा। निंगशी को देखते हुए फॉन्गिया का चेहरा खुशी से भर गया और उसने अहंकार से पिछली रात के शब्दों को दोहराया, अगर तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता तो अब कोई कड़वाहट नहीं होती। जब उसने ऐसा तीखा अपमान सुना तो जियो ताओ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह इतनी क्रोधित हुई कि वह वहीं चिल्ला उठी, ये लोग बहुत नीच हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? निंगशी ने आह भरी और जियाओ ताओ के सिर पर हाथ फेरा। उसने धीरे से कहा, जियाओ ताओ, अच्छा करो, ये बस कुछ ही देर के लिए है। मैं तुम्हें अपने साथ तकलीफ नहीं सहने दूंगी। एक दिन मैं तुम्हारे लिए दुनिया जीत लूंगी। जियाओ ताओ तुरंत अपने आंसुओं के बीच हंस पड़ी और लाल गालों के साथ बोली, बहनशी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मुझे फिर से चिढ़ा रही हो। लड़की को हंसते देख निंगशी को आखिरकार राहत मिली। दरअसल उसे कुछ समय के लिए दुखी रहना ठीक लगता था। ऐसी छोटी मोटी बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं थी वो ये कि उसके आसपास के लोग उसकी वजह से उसके साथ तकलीफ में रहें।